कानपुर में एक बहुत फेमस लड्डू वाला है, ठग्गू के लड्डू सब जानते हैं। तो उसके बोर्ड पे एक लाइन लिखी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जब भी कोई मुझे कहता है ऑप्शन बाइंग सीखनी है, मैं उसको बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग भाई ऐसी है कि इसका कोई सगा नहीं है जिसको इसने ठगा नहीं है, एक ही आदमी है जिसे ठगा नहीं है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 95% पीपल लूज मनी इन द मार्केट एंड 5% पीपल मेक मनी इन द मार्केट। इस स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी बदली थी। इसका मतलब गलती सिर्फ मेरी ये थी कि मैं उस 95% वाली कैटेगरी में था। मुझे पढ़ के और सीख के इस 5% में आना है। मान के चलिए कि आप जो कैपिटल लेकर आ रहे हैं वो तो रिस्क पर रहेगा, बट अगर आप पारंगत हो गए और अगर आपने वो हर्डल्स पार कर लिए तो डेफिनेटली ये ऑप्शन बाइंग आपको वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि इन फ्यूचर यू कैन प्लान कि मैं लॉन्ग टर्म में मे बी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूँ, स्प्रेड्स बना के ट्रेड करना चाहता हूँ। आज हम 3 लोग यहाँ पर साथ में बैठे हैं। एक मैं जो कंजर्वेटिव ट्रेडिंग प्रोफाइल को एड्रेस करूंगा, मेरे साथ है प्रियांक शर्मा सर जो मॉडरेट ट्रेडिंग प्रोफाइल को एड्रेस करेंगे, और साथ में है डॉक्टर देवेंद्र जो एग्रेसिव ट्रेडिंग स्टाइल को एड्रेस करेंगे। पिछले दिन जब गैप डाउन हुआ था ना, तो मैं लाइव था अपने स्टूडेंट्स के साथ में और मैंने बोला रुक जाना, सेल मत कर देना गलती से, क्योंकि नहीं तो ऊपर आप ईएमए ऊपर है, उसको छूना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली पिछले 7-8 महीने के अंदर आपका कैपिटल अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 गुना के आसपास हो चुका है बैंक निफ्टी के एक लॉट के अंदर। आपकी साइकोलॉजी वाला तो आज मजे करने वाला है, जाएगा भाई आज तो जबरदस्त टूल मिल गया। मैं एक और कमी बता देता हूँ अपनी। मैंने जैसे लोग ट्रेडिंग अकाउंट चलाते हैं, मान लो ट्रेडिंग है, अब हम लोग की आदत होती है कि मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे पोर्टफोलियो बनाना है। तो मैंने ना 10-12 पोर्टफोलियो बनाया होगा और 10-12 बेच दिया। दोस्तों, धुरंधर 1 की अपार सफलता के बाद, मैं बात कर रहा हूं धुरंधर 1 मूवी की अपार सफलता के बाद, धुरंधर 2 को भी आपने बहुत प्यार दिया था। सेम एक्सपेक्टेशन हमारी आपसे आज है। हमारे धुरंधर 1 पॉडकास्ट के बाद, उस लेक्चर सीरीज के बाद, आई एम वेरी श्योर आपको आज वाला एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो आज हम यहां पर एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो शायद मेरी, आपकी, हम सभी की कभी ना कभी प्रॉब्लम रही है। हम बात कर रहे हैं इंट्राडे ऑप्शन बाइंग की प्रॉब्लम। आई एम वेरी श्योर आपको आज इस पॉडकास्ट से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको यह पता ही नहीं है अभी तक कि आपकी ट्रेडिंग प्रोफाइल कौन सी है या कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए फिट बैठेगी, परफेक्ट बैठेगी, इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज मेरे साथ है प्रियांक शर्मा जो कि मॉडरेट टाइप के ट्रेडर, आई वुड से इंट्राडे ऑप्शन बाइंग दोनों चीजों को एक साथ मिला के करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच प्रियांक सर हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर देवेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, फॉर ट्रैवलिंग दिस फार फॉर अस। और डॉक्टर देवेंद्र, आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप, क्योंकि बातें करने में भी समझ में आता है और आपके ट्रेडिंग स्टाइल में भी समझ में आता है कि आप बहुत एग्रेसिव इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ऑप्शन बायर है। तो शायद मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, वाई ऑप्शन बाइंग, वाई नॉट ऑप्शन सेलिंग? क्योंकि आपने कभी भी, शायद मेरी नॉलेज में, कभी स्टार्टिंग में ट्राई करने के लिए किया हो तो किया हो, लेकिन आपने कभी भी ऑप्शन सेलिंग ट्राई नहीं करी, या फिर आप कभी उस पर स्टिक नहीं रहे। Why according to you everyone and anyone for that matter should be trying option buying and not option selling? थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी सर, कि मुझे यहाँ पर मौका दिया कि मैं इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात कर पाऊँ आपके साथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को ट्राई आउट जरूर किया था मैंने, लेकिन ट्राई आउट करते वक्त मैंने एक्सपीरियंस किया जो चीज़ मैं ऑप्शन बाइंग में अचीव कर सकता हूँ इंट्राडे बेसिस पे, वही अचीव करने के लिए एक ऑप्शन सेलर भी ट्राई करता है, राइट। उसके पास एक एडवांटेज होता है कि वो थीटा के लिए वेट करता रहता है, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कि मेरा स्टॉप लॉस फिक्स्ड हो, तो मैं वही चीज़ सेम अचीव कर सकता हूँ अगर मुझे गामा मिल जाए, अगर मुझे वहाँ पर फिक्स्ड पता हो कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है और मेरा टारगेट ये जाने वाला है। तो ऐसी ही कुछ स्ट्रेटजीज पे मैं काम करता हूँ, उसी की बेसिस पर मुझे ऑप्शन बाइंग में वो सक्सेस मिली। तो इसी वजह से मैं ऑप्शन बाइंग पे ही स्टिक करता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि आप ओटीएम पे काम करके बढ़िया पैसा बना सकते हो। जब आप गामा की बात करते हैं तो गामा को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं जो मुझे समझ में आया है। आप गामा को कैच करने के लिए कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं या कोई टाइम होता है जहां पर गामा शूट अप कर जाता है, गामा स्पाइक करता है? गामा को कैसे ट्राई करते हैं? बिल्कुल, इसके लिए जैसे कि अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि मैंने रेड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई, यस, जिसमें करीबन 6000 लोगों ने उसे पढ़ा। राइट। और फिर उसके बाद त्रिकाल स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे टाइम फ्रेम के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि मॉर्निंग में कब मोमेंटम आएगा, आफ्टरनून में कब मोमेंटम आएगा, और अगर आप अलग मार्केट जैसे क्रिप्टो मार्केट्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, तो शाम को कब मोमेंटम आएगा।
अब जैसे स्टिकिंग टू इंडियन मार्केट्स, तो अपन रेड बार पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यही कैंडल है, इसी कैंडल के बाद में मोमेंटम आने वाला है, तो अगर मुझे वहां पर मोमेंटम चाहिए सुबह सुबह तो मैं रेड बार फॉलो करूंगा। राइट। उसी तरीके से त्रिकाल का मेरा 1245 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसके बेसिस पर गामा ब्लास्ट अगर होना है, जैसे एक्सपायरी में जनरली हम बिलीव करते हैं कि मेरे पास 10 रुपए का ऑप्शन है, अगर फास्ट मोमेंटम आया तो रेट ऑफ डेल्टा की वजह से बहुत अच्छा हमको मोमेंटम मिल जाएगा। तो अगर वहां पर भी मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है तो मैं चवन्नी क्यों कमाऊं जब मैं रुपया कमा सकता हूँ। करेक्ट। राइट। अगर मेरा स्ट्रैटेजी डेलुलू में है कि भाई मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे क्या करना है, मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करूंगा। मान लो मैं हेज प्लान कर रहा हूँ, मान लो मुझे कोई डेल्टा वेरिएंट चाहिए कि भाई मैं 300 का ऑप्शन सेल कर रहा हूँ और मुझे थोड़ी सी इसके साथ हेज भी चलना है और मैं वेट करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मुझे ज़रूरत नहीं है ऑप्शन बाइंग की, मैं कमा सकता हूँ, तो मैं ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स, आपको भी पता है, या रेगुलेटर ने ही मुश्किल कर दिया हमें, कम पैसे के साथ ही। कम पैसे के साथ में ही ट्रेड करना और पड़ता है। रिकमेंडेड भी यही है कि आप ज्यादा पैसे स्टार्टिंग के अंदर क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा बहुत ज्यादा लूज भी होता है लोगों का, तो स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा लूज करना भी क्यों है उसका? अगर मैं एक वेरिएंट इस पे बात कर पाऊं तो मैं ये बात बता रहा हूं कि जैसे डेल्टा पे गेम होता है सारा का सारा। आप बोलोगे कि मैं ऑप्शन सेलिंग करने जा रहा हूं, तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा भाई, 0.75 का डेल्टा सेल करेगा या 0.5 के ऊपर के डेल्टा सेल करेगा ताकि उसे कुछ मिल जाए। लेकिन ऑप्शन बायर में लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप हाई डेल्टा बाई करो, तो उसको रिस्क कौन बताएगा कि उतना रिस्क भी तो है। उतना नीचे जाने पे लॉस भी होने वाला है। अगर उसके पास वो रिस्क एपेटाइट होता कि वो 30 रुपए 40 रुपए का लॉस बियर कर पाता, तो ऑफकोर्स वो सेलर ही होता ना, राइट। वो क्यों बाई करता। तो मैं वो सोचता हूँ कि अगर वो 40-50 रुपए के ऑप्शन से कुछ कर सकता है, तो अगर वो डेल्टा पे 0.3 पे बैठ सकता है, तो जो लॉस का जो वर्जन है ना ये दिमाग में कि मैं यार 2000 से ज्यादा देख नहीं पाता लॉस, तो उसको उतना होगा ही नहीं, तो लॉस कैसे वो बिलीव करेगा कि ये चीज होनी है। तो आप कहना चाहते हैं कि एक ऑप्शन बायर अपना स्टॉप लॉस लेकर काम करे तो चीजें सॉर्टेड है उसकी, बिल्कुल सॉर्टेड उसको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए ऑप्शन सेलिंग। एवरीथिंग इन दिस मार्केट इज मैथमेटिकली मॉडल्ड। मान लीजिए मेरे को अगर 30 रुपए का प्रीमियम पे मंडे को काम करना है और एक्सपायरी, मान लीजिए कि सेंसेक्स की एक्सपायरी एग्जांपल लेते हैं कि भाई थर्सडे को मरना है, उस ऑप्शन को एक्सपायरी क्या मरना ही है। करेक्ट करेक्ट। अब 30 रुपए को मरने में कितने दिन है, 4 दिन तो है ना अभी, राइट। या 3 दिन है, तो अभी तो 3 दिनों में वो 10-10 रुपए ही मरेगा ना पूरे दिन में। अब 10-10 रुपए मरने पे अगर वो गिरना ही 10 पॉइंट है और मेरे पास खुला आसमान हो कि मेरी स्ट्रैटेजी पे हमें पता है कि रेंज इज 500 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, अगर मैं उस स्पेसिफिक पॉइंट पर एंट्री करूं तो स्टॉप लॉस तो छोटा ही हुआ ना। तो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप बड़ा टारगेट लेने में आपकी स्ट्रेटेजी जो ऐसी है वो बड़े टारगेट्स ले सकती है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी ले सकती है। बिल्कुल। सो इस पूरे डिस्कशन में अगला जितना भी टाइम हम यहाँ पर साथ में हैं, हाँ जी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर पॉसिबल है तो ये हाई गामा या गामा बढ़ने वाला है, गामा स्पाइक होने वाला है, क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी आप हमारे साथ डिस्कस कर पाएंगे? बिल्कुल डिस्कस करेंगे और सबको सुनना चाहिए कि किस तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑप्शन सेलर गलत है, लेकिन हमारे पास 60 से 70% जनता है जो इनकेपेबल है मॉनेटरी वाइज कि वो चीज नहीं कर पा रही है। पैसे की कमी की वजह से ही नहीं कर बिल्कुल पाएंगे, नहीं कर क्योंकि पा ऑप्शन की रिक्वायरमेंट, सेलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा सेलिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो अगर आपका बजट लो है तो आप मेरी बातें सुनिए ताकि एटलीस्ट कुछ कमा पाओ कि कल को सेल कर पाए। राइट। सेलिंग तो हमेशा से अच्छी बात है, लेकिन आप बाइंग करोगे तो आपका अगर स्टॉप लॉस डिफाइंड होगा तो आप अच्छे पैसे बना सकते हो। वो मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, तो स्टिक टू इट। सेलिंग अच्छी बात है, तो ये मैं प्रियांक सर से पूछूंगा, सर सेलिंग अगर अच्छी बात थी, आप सेलिंग से बाय में क्यों मूव करें? क्योंकि मैंने जहां तक आपकी वीडियोस देखी हैं, आपने सेलिंग ट्राई करी हुई है, लेकिन अभी आप डेबिट स्प्रेड क्रिएट करते हैं या ऑप्शन बाइंग करते हैं, और इंट्राडे में तो आई एम वेरी श्योर, हमारी जो डिस्कशन भी हुई थी, इंट्राडे में तो ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो व्हाई इंट्राडे एंड व्हाई ऑप्शन बाइंग फॉर यू? ठीक है सर, तो देखिए ऑप्शन बाइंग के बारे में मैं एक बात बोलता हूँ। कानपुर में एक बहुत फेमस लड्डू वाला है, ठग्गू ठग्गू के लड्डू। ठग्गू के लड्डू सब जानते हैं, और उसके बोर्ड पे एक लाइन लिखी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। राइट। और जब भी कोई मुझे कहता है ऑप्शन बाइंग सीखनी है, मैं उसको बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग भाई ऐसी है कि इसका कोई सगा नहीं है जिसको इसने ठगा नहीं है। एक ही आदमी है जिसे ठगा नहीं है, वो है ठग्गू। ठीक है, मतलब जिसको वो लड्डू बनाना आता है, ठीक है, उसी को उसने नहीं ठगा। सही है, तो वैसा ही कुछ मैं बोलता हूँ। देखो ऑप्शन बाइंग डेफिनेटली सब मतलब हर कोई ट्राई करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट करने आए हैं, ऑप्शन बाइंग तो 99% चांस है कि करेंगे ही आपने करेंगे। ऑप्शन बाइंग ट्राई किया होगा, अनलेस यू आर जस्ट फॉर कैश। राइट। सो ऐसी चीज है, हमने भी किया।
और वही ठगे भी गए और रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, इससे थोड़ा-सा जल्दी पैसा बनाया जा सकता है, ऐसी फीलिंग्स आती हैं, बड़े-बड़े आरओई के स्क्रीनशॉट दिखते हैं। ये सारी चीज़ें दिखी शुरुआत में, फिर ऑप्शन सेलिंग ट्राई किया और कहीं न कहीं हाथ ऑप्शन सेलिंग पर जम गया और मैं हमेशा सबको बोलता भी हूँ कि आप क्रेडिट स्प्रेड ट्राई कीजिए, स्पेशली अगर आप नए हैं या फिर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग को मैं क्या मानता हूँ, इट नीड्स स्किल, हाई लेवल ऑफ स्किल। हाई लेवल ऑफ स्किल। क्योंकि देखिए क्या है कि ट्रेडिंग करना आपको आना पहले खुद में ही एक आर्ट है। वो खुद ही आपको इतना मेहनत कराती है। उसके बाद अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाह रहे हैं तो आपको उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एज लाना पड़ता है। सो अब समस्या यहाँ पे क्या आ जाती है कि शुरुआत सब फिर उसी से क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो वो ल्यूक्रेटिव है और दूसरा वो सबके बजट में आ जाती है। आप सोचिए अगर हम आज से 1 साल पहले बात करें तो इतने सारे लोग पूछते थे, सर ऑप्शन बाइंग में मुझे हीरो बनना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। कितना कैपिटल आपका? सर 12,000 रुपए। हाँ, 12,000 रुपए से आके ऑप्शन बाइंग कर सकते थे। हालाँकि अभी रेस्ट्रिक्शंस इतने मुश्किल आए कि आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया। बट यही समस्या सेलिंग के साथ भी आई। जब से जो हमारे सेबी के नए लॉ आए, तो ये समस्या सिर्फ ऑप्शन बायर के साथ नहीं आई है। अब ऑप्शन बायर पहले 12-13,000 रुपए में ट्रेड कर सकता था। आज के वक़्त में उसको मिनिमम 25 से 30, 35,000, 50,000 रुपए चाहिए। राइट। तो सेम समस्या सेलर के साथ भी है कि लॉट साइज़ तो बड़ा सेलर के लिए भी हुआ है। बिल्कुल सही है। राइट। जो पोजीशन को वो 1,90,000, 1,20,000 में ले सकता था, अब वही पोजीशन उसको 2 गुना 3 गुना प्राइस पर या यहाँ मार्जिन के पर साथ लेकिन यहाँ पर मैं सॉरी आपको यहाँ पर बीच में रोकूंगा। ऑप्शन सेलर के लिए आपको नहीं लगता कि प्रॉब्लम कम आई है क्योंकि जो एसटीटी का भी और बाकी टैक्सेस बढ़ने का भी ऑप्शन जो इम्पैक्ट है, ऑप्शन बायर को वो पैसे इंट्राडे में ही कवर करने हैं, जबकि ऑप्शन सेलर को वो एक बार, क्योंकि ऑप्शन बायर दिन में 4 बार ऑप्शन बाइंग कर रहा है, ऑप्शन सेलर एक बार सेल करके बैठ जाएगा और सीधा डीके का पूरा बेनिफिट लेगा। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम ऑप्शन सेलर के लिए तो रिलेटिवली कम आई ना। बिल्कुल, अब मैं वहीं आ रहा था बेसिकली। तो समस्या तो दोनों के लिए आई, हम्म। ऑप्शन सेलर के लिए भी आई और ऑप्शन बायर के लिए भी आई। अब जैसा आपने बोला कि ऑप्शन बायर के लिए ज़्यादा आई, लेकिन समस्या ये हो गई कि आपको एक लोट अगर लेने के लिए, ट्रेड लेने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए करना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग को एज़ एक्सपेरिमेंट या ये सोच के आ रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब पे देखा, डॉक्टर देवेंद्र को देखा या मुझे देखा या आपको देखा और उसे लगा कि यार पता नहीं कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। देखो भाई, हिमांशु सर कह रहे हैं, प्रियांक भाई कह रहे हैं कि पहले सोच समझ के आना, कम पैसे लेके आना, ट्राई करने के लिए आना। ट्राई करने के लिए 3 लाख रुपए लेके कौन आ जाएगा? कोई आप नहीं है। आप ये तो सोचिए कि नहीं है। 3 लाख रुपए लेके ट्राई कैसे करें? मतलब आप इतना बड़ा कैपिटल रिस्क लेके आ रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर आप समझ के चलिए कि 90% लोगों की सेविंग्स का हिस्सा नहीं है। 90% और बहुत बड़ी पॉपुलेशन की पूरे साल की आमदनी 3 लाख रुपए नहीं होती है। Correct। कोई स्टॉक मार्केट में कैसे ट्राई कर वो लेता है? ट्राई कैसे करें? अब आप सोचिए कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए है कि नहीं। मैं जॉब करता हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। मैं 10,000 लेकर आऊँगा, मैं 15,000 लेकर आऊँगा। 20,000, 50,000, हद से हद 50,000 रुपए लेके आऊँगा। 3 Right। लाख रुपए लेकर मैं नहीं आ नहीं सकता। आता, ज़्यादातर लोग नहीं। तो ये भी एक समस्या खड़ी हो गई। ऊपर से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी चल रही है, आप देख रहे हैं विक्स अचानक से कहाँ पहुँच गया। जो विक्स अभी सिर्फ 3 से 6 महीने पहले 9, 10, 12 की रेंज से बाहर नहीं आ रहा था। कई सालों से बाहर नहीं आ रहा। कई सालों से बाहर नहीं आ रहा था। वो आप सोचिए वो चल रहा है 20 के ऊपर, कभी 25 चला जा रहा है। सो विक्स बढ़ने से क्या हुआ, वो सेलर के लिए और समस्या हो गई, खड़ी हो गई क्योंकि उसको पता है रिस्क तुम्हारा जो पहले अनडिफाइंड होता था, वो और बड़ा हो चुका है, राइट? तो अब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन बाइंग बच रहा है। सो इफ यू वांट टू ट्राई, अगर आप सिर्फ ट्राई करने के लिए आ रहे हैं, सीखने के लिए आ रहे हैं और आप ये समझ कर आए हैं कि छोटे कैपिटल से ट्राई करना है, तो ऑप्शन सेलिंग का ऑप्शन बचा ही नहीं। इवन क्रेडिट स्प्रेड जो मैं रिकमेंड करता था, उसमें पहले आदमी को चाहिए होते थे 25,000, 30,000, ट्राई कर लेता था। आज के वक्त में आप निफ्टी 50 का भी अगर स्प्रेड बनाने जाएंगे, तो कम से कम 55 से 60,000 रुपए तो आपका मार्जिन है। यस, ये तो You- तब की बात है जब मार्जिन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। Exactly। अगर मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं एक्सपायरी पे वो और इंक्रीज और इंक्रीज हो जाते हैं। और आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग में स्प्रेड भी बना रहे हैं, यू मस्ट हैव कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 2.5 लॉट, देन ओनली यू कैन टेक 1 लॉट। अनडाउटेडली वो रिस्क बिल्कुल मैनेजमेंट तो सही बहुत ज्यादा जरूरी है करेक्ट है कि 50,000 का पोजीशन तो आ जाएगा, लेकिन रुपया तो भाई 1 सवा लाख ही रखना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ पे ये चैलेंज आया कि अब लोगों के पास ना ट्राई करने का भी ऑप्शन नहीं बच रहा है। सो दे विल हैव टू ट्राई विद ऑप्शन बाइंग। तो आपको क्या है कि अब आपको मुश्किल काम से ही शुरू करना पड़ेगा। अब ये मुश्किल काम है तो ये आप मान के चलिए कि आप जो कैपिटल लेकर आ रहे हैं वो तो रिस्क पर रहेगा, बट अगर आप पारंगत हो गए और अगर आपने वो हर्डल्स पार कर लिए, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन बाइंग आपको वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि इन फ्यूचर यू कैन प्लान कि मैं लॉन्ग टर्म में मे बी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूँ, स्प्रेड्स बना के ट्रेड करना चाहता हूँ। सो एक वो आपको देखिए निकलना ही पड़ेगा कि भाई मैं ऑप्शन सेलिंग इसलिए कर रहा था कि आई वांट टू प्ले द लॉन्ग गेम, बट करंटली द सिचुएशन इज कि मैं लॉन्ग गेम छोड़ो गेम ही नहीं खेल पा रहा हूँ।
सो ऑप्शन मुझे बाइंग ऐसा लग रहा था प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ आ रही है, नहीं नहीं लेकिन वो हाँ। ऑप्शन बाइंग इज द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट। दैट इज द दूसरी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे आ रही थी, और मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पे रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो एक और प्रॉब्लम आई एम श्योर आपको भी आ रही होगी, कि जितनी भी सारी गेम होती है वो पूरी रात को खत्म हो जाती है। हाँ जैसे अब यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं, वो ट्रुथ सोशल पे कुछ भी लिख देते हैं, आज मूड कुछ और कर रहा है, कल मूड कुछ और कर रहा है, कुछ भी लिख देते हैं। ओवर द वीकेंड सारे के सारे वॉर, ऐसा लगता है वीकेंड पे तो आजकल लगता है कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, मंडे तक सब शांत हो जाता है। इस बिल्कुल। वजह से स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग आपको लगता है कि ज्यादा डिफिकल्ट हो गया रिसेंट टाइम? सर मैं पिछले 3 महीने से दैट इट स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दिस, मैं अपने जो डेली मार्केट वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, फ्राइडे वाली वीडियो में और थर्सडे वाली वीडियो में पहले ही बोल के जाता हूँ कि भाई फ्राइडे आ रहा है। सो ओवरनाइट पोजीशंस जो हैं, ऑप्शंस को तो भूल जाओ, फ्यूचर्स को तो भूल जाओ, कैश भी सोच समझ के लेना। और मुझे ऐसा बाकी लगता है कुछ कि नहीं अगले 2 साल तक रहने वाला है, जब तक वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। देखिए वो तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द वॉर, इट इज आल्सो अबाउट द और- नेचर ऑफ दैट। और ये हमेशा से रहा है। 2016 में जब ये प्रेसिडेंट थे तभी भी यही सिचुएशन थी। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। सो मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि भाई अब तक लोग बोलते थे कि कोई ऑपरेटर होता है, स्मार्ट मनी कैसी दिखती है, मैंने कहा आज देख लो कैसी अब आपने दिखती है। देख लिया है कि ऑपरेटर कैसा होता है। कौन है देख लो, ऐसा दिखता है। सो ऐसे सिचुएशन में अब आप ऑप्शन बाइंग कैसे ले सकते हैं? लेट्स सपोज कि आपको ये आइडिया है कि मार्केट का डायरेक्शन या ट्रेंड आपको पता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फरवरी से लगातार कि मार्केट ठीक है नीचे की तरफ जा रहा है और हम लोग बेरिश बने बैठे थे 2 महीने से। सो आप वीकेंड पे अब एक ही तरीके से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कैश में उठा नहीं सकते अगर आप बेरिश हैं, फ्यूचर्स लेने की हिम्मत नहीं है, ऑप्शन सेलिंग तो लाइक नॉट एट ऑल ऑप्शन है आपके पास। अब देवेंद्र सर वाली बात कि अगर मैं अपना एक ऑप्शन बाइंग का पुट या कॉल पकड़ लूँ, थोड़ा सा ओटीएम पकड़ लूँ जहाँ पे मेरा रिस्क लिमिटेड है। अब मुझे पता है कि मैंने मान लीजिए, अब मैं तो एक्सपायरी बोल रहा हूँ कि निफ्टी की तो मंगलवार को ही होती है, आपको 60-70 रुपए का ऑप्शन मिल रहा है। अब देखिए इससे सस्ता तो नहीं मिलता आज के बाद, क्योंकि विक्स हाई है। आपको जो लिमिटेड मिलेगा, जितना आप गैप एक्सपेक्ट करोगे 60-70 रुपए का आपको मिलेगा। अब आपको भी पता है कि मार्केट अगर अपोजिट ओपन हो भी गई तो ये 20 चला जाएगा, 30 चला जाएगा गिर के, 40 चला जाएगा, 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 20 मैक्स तो 60 ही रुपए का होगा, बिल्कुल सही है। इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो आपका अगर 60 रुपए का भी नुकसान होगा तो आपको पता है भाई चलो 2.5, 3, 3.5, 4 हज़ार में मेरी जान बच जाएगी। और अगर मेरा डायरेक्शन में मार्केट गैप अप हो गई तो 3-4 आर तो ऐसे ही हो गए। आप समझ के चलिए कि 3-4 आर तो आपके ऐसे ही निकल गए। सो प्रॉब्लम ये हो गया कि सर ऑप्शंस करने का ऑप्शन ही नहीं है अगर आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हैं एक शुरुआती ट्रेडर के लिए। बिल्कुल तो सही है। दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट, हालांकि इसमें भी मैं सिखाता हूँ कि डेबिट स्प्रेड ट्राई कर सकते हो आप, लाइक दैट इज फेयर। इवन आजकल जितनी वॉलेटिलिटी है इंट्राडे में भी डेबिट स्प्रेड आप ट्राई कर सकते हो। डेबिट स्प्रेड इज एन एक्सटेंशन टू द ऑप्शन बाइंग। एक्सटेंशन टू द ऑप्शन Option बाइंग buying कि आप अपना रिस्क और मिटिगेट करना चाहते हो। लेट्स सपोज कि भाई 60 रुपए का ऑप्शन है, मैं लेना तो चाह रहा हूँ लेकिन मेरी कैपेसिटी मैक्सिमम 40 रुपए के लॉस को बर्दाश्त करने की है, 60 तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आपने उसमें डेबिट स्प्रेड बना के अपना लॉस जो है वो मैक्सिमम 25-30 पॉइंट का फिक्स कर लिया। तो अब आप सोचिए कि आपने अपना लॉस फिक्स करा और आपके पास रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज देखिए ऑप्शन बायर के पास हमेशा होती है। ऑप्शन बाइंग लोग पसंद ही इसलिए करते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या कितना भी गुना जा सकता है, नीचे एक ही गुना जाएगा। तो सेलर के पास तो एक ही गुना पैसा बनाने का ऑप्शन होता है, उसका पैसा डबल ट्रिपल नहीं हो सकता नहीं, किसी भी ट्रेड में। मतलब आप सोच लीजिए कि आपके डायरेक्शन में मार्केट ने लोअर सर्किट भी मार दिया तो भी ऑप्शन सेलर का पैसा तो भी बल्कि पूरा प्रीमियम भी नहीं मिलेगा तब हाँ, तक अगर एक्सपायरी नहीं हुई है। एक्सपायरी नहीं होगी तो आपको अपना 100% प्रॉफिट भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही है। सो आप समझिए कि मैं मानता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग को मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ, इवन मैं सजेस्ट भी करता हूँ इफ यू ट्रेड लाइक अ वे कि आप प्रोफेशनली करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म करना, तो हमेशा ट्राई करो, स्प्रेड्स ट्राई करो। बट अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग को ये देख रहे हैं कि करके देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है, तो एक्चुअली में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप जो ऑप्शन सेलिंग ट्राई करो। हाउएवर आई विल सजेस्ट कि जितने भी हमारे व्यूअर हैं आप लोग पहले स्प्रेड्स जरूर सीखें एंड देन डिसाइड की, क्योंकि देखिए आपने पहले ट्रेडिंग सीखनी है और फिर ऑप्शन सीखने हैं, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस, यस यस यस। नॉट डायरेक्टली कि आपको ऑप्शन बाइंग को ही सीखना ये है। बात बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं, हाँ क्योंकि आपने जितनी डेप्थ वाली बात बोली है, आई एम वेरी श्योर जो एक्सपीरियंस प्लेयर होगा वो समझ पाएगा आपकी बात को, कि पहले आपको ट्रेडिंग सीखनी है, फिर ऑप्शन सीखने हैं, फिर ऑप्शन की ट्रेडिंग। क्योंकि ऑप्शन जो एक है वो हम जो हैं मोस्टली हम बचपन में हमने सीखा है कि हम 3 डायमेंशनल स्पेस में जीते हैं। हाँ ऑप्शन तो जीता ही 5 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। Exactly. उसके 5 पैरामीटर ऐसे हैं जो उसको एक साथ काम कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में एक अलग ही साइंस है, एक अलग ही प्ले चीज है खेलने में। सर मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे समझाता हूँ, क्योंकि मैं तो टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ, फिर वो उनको अलग अलग सेगमेंट में ट्रेड करना होता है। मैं बोलता हूँ भैया ये मान लीजिए क्लास का मैथ्स वाला सब्जेक्ट है, कुछ बच्चे तो टॉपर होते हैं जिनको मैथ्स बहुत पसंद आता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को क्लास में मैथ्स पसंद नहीं आता क्योंकि वो समझ में नहीं आता, लेकिन पेपर सबको देना पड़ता है।
ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी पास भी होना पड़ता है। मैंडेटरी पास भी होना पड़ता है, तो आपको लाने ही पड़ते हैं। सीखना ही तो पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग ना ट्रेडिंग का मैथमेटिक्स है। तो पहले तो ये समझ लो कि साइंस साइड लेनी है, आर्ट साइड लेनी है, कॉमर्स लेना है, मतलब ट्रेडिंग करनी है कि नहीं करनी, ट्रेडिंग करनी है, फिर सजेस्ट सेलेक्ट करो कि बायोलॉजी लेना है, मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना है। तो इसमें मैथ्स है ये। सो अगर आओगे तो फिर तैयार होके आना, अपने ढाल तलवार लेके आना कि भैया मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए नहीं है। इवन ऑप्शन ट्रेडिंग ही आपके लिए Option नहीं है, trading ही बाइंग आपके और लिए है, सेलिंग लेकिन छोड़ दीजिए। एनीवे सर, आपकी मैथ्स वाली बात तो बिल्कुल सही है। ये मैथ्स के साथ एक आर्ट भी है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बीच में आ जाती है। फैक्ट है। मार्केट आपके फेवर में जा रही है तो भी आप नुकसान कर सकते, मतलब तो भी आप गलती कर सकते हैं। मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप डेफिनेटली गलती कर सकते हैं। तो ये मैथ्स का भी एडवांस वर्जन ही है, स्टैटिस्टिक या क्वांटी बोल देते हैं हम उसको, बिल्कुल जो मैथ्स वाले को भी समझ में नहीं है। हाँ जी, तो ये मैथ्स है और मैथ्स में भी जैसा आपने बोल दिया क्वांट है। तो सर आपने जैसे बोला कि ये स्किल है, अब आपने मैथ्स का ही नाम ले लिया है और मैथ्स से बहुत सारे लोगों को डर लगता है। तो स्किल दो टाइप की होती है, एक वो जो एक्वायर्ड स्किल होती है और एक वो जो इंसान लेकर पैदा होता है। ये कैसी स्किल है, आप कोई इंसान लेकर पैदा होगा कि वो ऑप्शन बायर बन सकता है, नहीं बन सकता, और या फिर ये कोई एक्वायर्ड स्किल है कि कोई अगर जिसको नहीं भी आता है वो भी सीख सकते हैं। मैथ्स एक एक्वायर्ड स्किल है कि सीखी जा सकती है, जो इंसान मेहनत करेगा उसको आ जाएगा। क्या ऑप्शन भी ऐसी स्किल है, ऑप्शन बाइंग भी ऐसी स्किल है? सर आपने बहुत ही बढ़िया चीज़ एक्चुअली में पूछी है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसके लिए। जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा है, ठीक है? तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि रोहित शर्मा के पास गॉड गिफ्टेड है, कि वो पुल शॉट जिस तरह से मारता है वो गॉड गिफ्टेड है। अब मुझे नहीं पता रियलिटी में क्या है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। बट अगर ऐसा है, तो दूसरी तरफ अगर आप विराट कोहली को देखेंगे, तो विराट कोहली ने ऑलमोस्ट अपनी हर एक स्किल को डेवलप करा है। कि अगर आप उसका थोड़ा बैक स्टोरी में जाएँगे कि किस तरह से ही यूज्ड टू प्रैक्टिस टायर्स रख के, तो उसके बीच से कवर ड्राइव खेलना। तो मतलब बेसिकली क्या है, अब जैसे मेसी है, लोग बोलते हैं गॉड गिफ्टेड है, उसका टैलेंट है। बट अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एट द बिगिनिंग ही डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ गॉड गिफ्टेड स्किल, बट उसने वो डेवलप किया है। सो सेम चीज़ है सर, मैथमेटिक्स जैसे कि 10th क्लास तक तो चलिए सबको पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। बट उसके बाद तो आपको चूज़ करना होता है, तो जो रिवॉर्ड है वो भी वैसे ही है। आप सोचिए हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर लोग मैथ्स लेना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ पे पता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेहतर है कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स। सिमिलरली यहाँ पर है। और जैसे देवेंद्र सर ने बताया कि ऑप्शन बाइंग मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल गए, तो ये सब लोग ये भी जानते हैं। ये स्क्रीनशॉट तो हमने ऑप्शन बाइंग के ही देखे हैं। तो रिजल्ट तो बढ़िया है, तो इसलिए स्किल भी बढ़िया है। एंड व्हेन विराट कोहली कैन डू इट, रोनाल्डो कैन डू इट। अब आपको रोनाल्डो और विराट कोहली नहीं बनना है, दैट इज़ फेयर। बट कुछ तो एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा और देखिए मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, तो अगर मेहनत लगा दोगे तो स्किल सेट आ जाएगा। और फिर डिपेंड ये भी करता है आप कहाँ से सीख रहे हैं, ये भी मैटर करता है। तो रादर देन फोकसिंग की 10-15 जगह से सीखिए, जिन 1-2 लोगों की आपको अच्छा लगता हो कि ये 2 लोग सही सिखाते हैं, उनसे सीखिए। और बढ़िया बात आप लोगों के लिए ये है कि आज के ही पॉडकास्ट में हम लोगों को 1-2 स्ट्रेटेजी सीखने को भी मिलेगी, तो क्यों ना यहीं से शुरू कर लिया जाए। तो अब डॉक्टर देवेंद्र, मैं आपके पास वापस एक बार एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, जैसे कि प्रियांक सर कह रहे थे कि विक्स काफी बढ़ गई है, अब विक्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो रही है। ऐसी चीज को, क्योंकि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो टेक्निकल बेस्ड है, आप ऑप्शन के प्राइसेस पे टेक्निकल नहीं लगा रहे, आप चार्ट्स पे टेक्निकल लगा रहे हैं, मोस्टली गोल्ड के चार्ट पे, क्रिप्टो के चार्ट पे। सो आप विक्स या गिरते विक्स को कैसे हैंडल करते हैं? सी गिरती हुई विक्स पे भी अगर मान लीजिए कि उसे फैक्टर इन करना है प्राइस को, तो प्राइस ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका होता है, बिकॉज उस पे थीटा भी चल रहा होगा, उस पे डेल्टा इम्पैक्ट भी आ रहा होगा, जो गामा इम्पैक्ट है, रो का इम्पैक्ट है, जितने इम्पैक्ट है वो सारे आ ही रहे होंगे और वो कोरिलेटेड है मेन प्राइस से। तो अगर मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है तो मैं अभी आप चार्ट पे दिखाऊंगा कि कब नहीं भी करनी है और कब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना है। मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, कि मान लीजिए ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर मान लो कि उसको एक बेनिफिट है कि 67% की चांस है कि वो जीत जाएगा, 33% ही मेरे को पता है कि मेरे पास चांस है कि मैं जीतूंगा। मुझे पहले से पता है कि 33% ही चांस है। अब मेरे ट्रेडर का प्रॉब्लम ये है, जो हमारा व्यूअर है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसा गेम खेल रहा है जिसमें 33% ही जीतना है, 67% हारना है। सर 33% मैक्सिमम है। मैक्सिमम। अगर हम प्रीमियम कंसीडर ना करें, तो अगर प्रीमियम कंसीडर कर दे तो वो 25 से 30% के आसपास में करेक्ट। तो देखो आता है ना सेबी का रूल, सेबी का जो रिपोर्ट Data आई है, है, हाँ। डेटा आई है, तो यही तो बताता है कि 5 से 10% है और लोग उसमें पैसा से भी कमा रहे हैं। जो पैसा कमा रहे हैं वो लोग भी सिर्फ एफडी के रिटर्न्स को बीट कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। मैं इस डेटा को थोड़ा सा और करेक्ट यहाँ पे करना चाहूंगा सर। अगर उस डेटा को डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो ये रेशियो एक्चुअली में अराउंड 75-25 ही है, जो आप बोल रहे थे।
अगर उन ट्रेडर्स को काउंट किया जाए जो कम से कम 2 से 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु वर लूजिंग, जो 93% या 90% का डेटा लूज करने वाला आता है, वो होते हैं जो बिगिनर होते बिगिनर होते हैं हैं, ज्यादातर। है ना। तो शुरुआत में तो देखिए साइकिल चलाएंगे तो चोट लगेगी। सर हमारा मैं पर्पस, इतना- हमारा आज का जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था हाँ। अपसर्च के साथ, वो डिस्कशन ही इस बात पे हुआ था कि ये डेटा बिगिनर्स के लिए चेंज कैसे करना है। हमारी Exactly. यही इंटेंशन थी कि ये बिगिनर सबसे ज्यादा पैसा लूज कर रहे हैं, इस डेटा को कैसे चेंज किया जाए। करेक्ट। एटलीस्ट हम 93% से 75% पे तो आ जाए वहां पर। हाँ और मेरे ख्याल से हम इसी पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। बिल्कुल, मतलब जैसे बिल्कुल सही है। 70% वाला, 75% या 77% वो लोग थे जो 2 से 3 साल गुजार कर आए हैं, यस, और हमारा पर्पस है कि ये टाइम पीरियड कम करा जाए। आप बिल्कुल शुरुआत सही। के 6 महीने में भी कुछ लोग बढ़ जाएं। मैं आपको मोटिवेशन के लिए एक बात बता देता हूँ, मतलब मेरे जैसा बंदा जो पढ़ा लिखा ठीक था, इंटेलिजेंट था अपने जमाने में, तो उस समय पे मुझे ये अकेली फील्ड ने हराया था लगातार, वो भी 2013 से लेके 2018 तक। तभी आपकी थ्योरी में ज्यादा एक्स की बातें हो रही होती हैं। हाँ, कि मेरा कि जो आप- टाइम था आप जख्म खाए हो। अरे बहुत तगड़ा। नहीं नहीं, बिल्कुल आप खुद सोचिए कि मेरा खुद का रीजन ट्रेडिंग में टिकने का क्या था कि जब पहला इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा बन गया। आपने तो बताया था। हाँ पैसा बन गया, देखिए मेरा तो बिगिनर्स लक प्ले हो गया था, बट जब ट्रेडिंग ट्राई करी उस पैसे से वो खो गया और वो मेल ईगो आ गया यार, Yes. हम हार गए। अब देखिए बस फर्क इतना सा है, मेल ईगो में कई बार लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं कि पैसा लेके कूद पड़ते हैं, सीधा लड़ाई करेंगे। हमने थोड़ी समझदारी दिखाई थी, सीख के ट्राई करेंगे। यही डिफरेंस ये है भाई difference और आ प्रियांक गया। शर्मा मैं में। वही तो बता रहा हूँ कि आपके पास में मतलब आपने कुछ ऐसा खोज लिया होगा या मिल गया होगा आपको जिसको फॉलो करके आप चल गए होगे, Exactly. राइट। आपको, और सबसे बड़ी बात है आपने इसके गुड साइड देखी, कि पहले देखा कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, और फिर आपने कुछ ऐसा सीख लिया जिससे कि बन गई बात। करेक्ट। मैं ऐसा था जिसको पढ़ी ही नहीं थी कुछ पढ़ने की, मतलब मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे तो मैं भी HMT का शेयर खरीदता था, 2-3 दिन बाद बढ़ जाता था, उसको भेज देता था, मुझे लगा बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन जब मारना शुरू किया ना, डिमोनेटाइजेशन का टाइम, ये टाइम, तब ये एहसास हुआ कि सीखना जरूरी है। 2008 में 21 जनवरी को पहले दिन, 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 24-25 साल का हुआ करता था, और उस समय आज से 18 साल पहले 1 लाख रुपए एक डिसेंट बड़ा अमाउंट हुआ करता था। और एनीवन हु हैज जस्ट पास्ड हिज MBA या क्लियरिंग हिज MBA, ऐसे टाइम पर 1 लाख रुपए मेरी टोटल सेविंग थी जो मैंने मार्केट में लगाई। 18 जनवरी को लगाई थी, 21 जनवरी को मैं बैंकरप्ट हो गया था। आपको लग रहा है 4 दिन लगे थे, 18 को फ्राइडे था, 21 को मंडे था। अरे 18 तारीख शाम को मुझे याद है 2-3 बजे के आसपास मैंने भारत फोर्ज का फ्यूचर परचेज किया था। 21 जनवरी को सुबह 9:55 में मार्केट खुलती थी, 9:56 तक मेरा पैसा खत्म हो गया था। और वो डेटा मैंने उसके कुछ दिनों के बाद पढ़ा था, सेबी का डेटा तब तक नहीं आया था, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 90% पीपल और 95% पीपल लूज मनी इन द मार्केट एंड 5% पीपल मेक मनी इन द मार्केट। इस स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी बदली थी। इसका मतलब गलती सिर्फ मेरी ये थी कि मैं उस 95% वाली कैटेगरी में था, मुझे पढ़ के और सीख के इस 5% में आना है। दिस मोटिवेटेड मी टू बिकम पार्ट ऑफ द स्टॉक। आप दोनों के कन्वर्सेशन से टाइम आउट लूंगा 10 सेकंड का। सीखने वाली बात क्या है, सर ने क्या बोला, 2008 में भी 95% और 5% का गेम चल रहा था, 2021, 22, 23, 24, 25 में भी यही चल रहा है, तो ये तो यही रहने वाला है। आपको पहली बात उस 5%, 10% में आने की कोशिश करनी, तो ये तो सोच के आओ। एक और मुझे लग रहा है सर 2016 में हम तो सोच रहे थे ट्रंप ने मारा, सर तो मोदी जी की भी मारे हुए हैं। नहीं, ट्रंप का ही मारा हूँ। नहीं, उस दिन सेम डे ट्रंप का इलेक्शन था। अच्छा सेम डे उस दिन इलेक्शन था। अगले दिन जो मार्केट नीचे गिरी थी, हमें आज तक समझ में नहीं आया कि वो किस वजह से गिरी थी। राइट आंसर। हम मार्केट सुबह गिर गई। अब हमें ये तो पता है कि टेरर फंडिंग बंद हो गई है, हमें ये पता है कि बहुत सारी चीजें हुई है जिस वजह से डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मार्केट किस वजह से गिरी है 2016 में। 2-3 पॉलिसी थी कि हिलेरी क्लिंटन जीतेगी तो ये हो जाएगा, राइट। अब वो मोदी जी अचानक आ गए 8 बजे आउट ऑफ द बॉक्स, अचानक 8 बजे। हाँ भाई, हमें तो नींद ना आए, वो हमारा सिलेबस आउट ऑफ द क्वेश्चन। 600 पॉइंट नीचे और मैं लॉन्ग। चलिए, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं सर, ये ऐसी सारी चीजें समझिए। नहीं, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा प्रियांक जी, मैं यहाँ पर सभी लोगों को ये बोलूंगा, ऐसी चीजें होती रहेंगी। हाँ यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्ट्रेटजी इतनी रॉबस्ट रहे कि अगली बार आपको ऐसी चीजों से डर कम लगे। एग्जैक्टली। इसके बाद मेरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो क्रेडिट स्विस के टाइम पर हुआ था। हाँ 2008 के बाद मैंने 2009 में बहुत पैसा कमाया, जब मनमोहन सिंह साहब PM बने थे हमारे, तो मार्केट में 2 दिन बहुत अपॉर्चुनिटी लगे अच्छा। थे लगातार। फिर 2009 में सत्यम का क्रैश हुआ था, रादर पहले सत्यम हुआ था 7 जनवरी को, फिर 18 मई को PM हमारे बने थे। इलेक्ट हुए थे। इन दोनों टाइम पे बहुत अच्छा छापा।
फिर 2014 में मुझे लगा कि जैसे पीएम मनमोहन सिंह आए थे तो उस समय अपर सर्किट लगे थे, तो इस बार तो क्लियर मेजोरिटी बीजेपी की आ रही है, इस बार भी अपर सर्किट लगेंगे। मैंने सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करी, लेकिन इस बार इतना बड़ा नुकसान प्रॉफिट नहीं हुआ, ऑल्दो थोड़ा बहुत नुकसान ही हुआ था। लेकिन अभी क्रेडिट स्विस वाला आया था, फिर मैंने गलती करी और वहां पर मेरा नुकसान हुआ था। उसके अंदर 2023 के अंदर क्रेडिट स्विस एक साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक था, सेकंड लार्जेस्ट था। करेक्ट करेक्ट। एक साल के अंदर कंपनी वाइप Wiped out, कंपनी खत्म हो बिल्कुल गई। बिल्कुल सही है। तो मैं तो ये बोलूंगा अपने व्यूअर्स को कि ऐसी चीजें जो प्रियांक सर बोल रहे हैं ये होती रहेंगी, सिर्फ हर बार नाम अलग होंगे, हर बार इवेंट अलग अलग होंगे। आपने देखा 2022 में क्रूड के प्राइसेस शार्पली ऊपर गए थे, हम आज जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी क्रूड ऑयल ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है, 2 दिन में नीचे आया है सिर्फ। ये चीजें चलती रहेंगी। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्ट्रेटजी ऐसी हो, वो इतनी रॉबस्ट हो कि वो ब्लैक स्वन इवेंट्स को भी झेल पाए। सर मेरा क्वेश्चन वापस आपसे, बिल्कुल सही। आप गिरते हुए विक्स को कैसे हैंडल करेंगे? गिरते हुए विक्स में जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि हमारे पास में ये चीजें फैक्टर इन होती हैं, प्राइस पे वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि मान लो बड़ा गैप अप हुआ, मेरा एक्सपेक्टेड है कि विक्स नीचे की तरफ आ जाएगा। अब मेरी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिसमें वेटिंग पीरियड है कि भाई कब वेट करना है, कब हिट करना है। तो मैं अभी चार्ट पे एक उसमें से बताऊंगा, जैसे मैंने रेड बार अपना बना रखा है। You mean to say not taking a trade is also a trade? वो भी आपका वेटिंग पे वेटिंग टिल द ट्रेड, कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो जाए तब तक ऑप्शन बायर को हिट नहीं करना है। क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए ही चाहिए। तो उसकी कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो हुआ तो वो हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ। मान लो मैं ओआई के बेस में ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, फुलिशनेस। मतलब मेरे टर्म्स में हाँ, मैं ये कह रहा था आपके टर्म में हो सकता है, हमारे व्यूअर्स उसको हाँ, देख के मतलब पैसा कमा रहे हैं, that's मैं okay, बहुत that's okay। स्ट्रेट हो फॉरवर्ड। सकता है वीडियो यही पोज हो जाए। नहीं, मैं मेरे टर्म्स में, आप मेरे को बाद में बोल देना। नहीं नहीं, लेकिन इस मार्केट में कोई सही या गलत नहीं होता। हाँ, नहीं आपकी बात आपकी स्ट्रेटजी बोल आपके लिए काम कर मैं रही है। एक बात बोल रहा हूँ कि मान लो मैं स्पेकुलेटिव नहीं हो सकता यहाँ। ऑप्शन बायर को मैंने बहुत डेटा पढ़ा, बहुत पढ़ा कि भाई कोई तो रास्ता होगा जिससे पैसा बनता होगा, कोई तो रास्ता होगा। और मेरा एक और कहना है, अगर कोई डिमोटिवेटेड फील कर रहा हो तो मैं उसको एक ही बात कहूंगा, ये कोई मशीन मेड चीज नहीं है, ये मैन मेड चीज है। तो अगर उन्होंने बनाई है तो हम उसको तोड़ भी सकते हैं। अगर किसी ने ये पूरा मैथमेटिकल मॉडल हमारे लिए क्रिएट किया है कि ये चीज ऐसे होगी, वो चीज वैसे होगी, तो कहीं आसमान से तो गिरी नहीं होगी, किसी ने समझा होगा, हम उसे समझ तो सकते हैं। तो अगर आप समझने पे जोर लगाओगे अपने मेथड पे, तो मुझे पता है मेरी कमजोरी कहाँ है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें ट्रेड नहीं भी करना है ना, और जब ट्रेड करना है तो कंडीशन का पता होना चाहिए कि तब ट्रेड करना है। अगर आप 5-10 मिनट लेट हो गए तो फिर गधा खत्म बात। तो आज मैट्रिक्स ब्रेक करना है। तो मेरे ख्याल से ये जो आप कह रहे थे कि लोहा गर्म जब है तब हमें ऑप्शन बाय करना है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमारा लोहा गर्म हो गया है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ से स्टार्ट कर पाए तो विल बी वेरी हैप्पी कि स्ट्रेटजी इन एंड आउट एग्जैक्टली कैसे काम करती है आपकी। तो जितने छोटे वक्त में आप उस स्ट्रेटजी को डिस्कस कर पाए, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर बता देता हूं कि हम तीनों इंस्ट्रक्टर्स ने आपके लिए एक फ्री कोर्स डिजाइन किया है, जहां पर हम तीनों ने कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव 3 टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करी है। यहां पर हम उसके 2 वेरिएंट्स का हिंट आपको दे रहे हैं, लेकिन आप पूरी स्ट्रेटजी समझने के लिए उनके प्रॉस, कॉन्स, एसएल, टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करनी है, सारी की सारी चीजें समझने के लिए आप उस कोर्स पे जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। सो प्लीज डॉक्टर देवेंद्र, यहाँ पे हम आपकी स्ट्रेटजी को समझते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सर, जैसे आपने पूछा कि अपनी स्ट्रेटजी में क्या यूनिकनेस है और हमें कब काम करना है और कब मैक्सिमम रिवॉर्ड हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे किसी भी ट्रेडर को इस स्ट्रेटजी के अनुसार हमें क्या करना है, डेली चार्ट्स ओपन रखने। डेली चार्ट्स में सबसे पहली समझदारी क्या है कि हम लोग इसमें एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड करेंगे। जिनको मूविंग एवरेज भी नहीं मालूम तो उन लोगों के लिए एक सिंपल सा फिनोमिना है कि मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में यहाँ पर 5 की रीडिंग लेके चल रहा हूँ। अब ये 5 की रीडिंग का मतलब क्या है, पिछले 5 दिनों की क्लोजिंग प्राइजेस का एवरेजेस लेंगे। अगर सिंपल होगा तो सबको इक्वल वेटेज देंगे, अगर एक्सपोनेंशियल है तो रीसेंट डेटा को ज़्यादा वेटेज देंगे। अब इसमें से क्या समझदारी वाली बात है और क्या यूनिक है, समझना ये है कि वीक में होते हैं 5 दिन, राइट, और उन 5 दिनों में इस मूविंग एवरेज को छूना जरूरी है। अब पिछले कितना भी डेटा देखेंगे तो उसको छूना ही छूना है। करेक्ट। एक बार अब इससे क्या पता चलेगा, इससे इंफॉर्मेशन ये पता चलेगी हम करेंटली कहाँ हैं। मान लीजिए कि हम अभी करेंटली हवा में हैं, अभी इस डेटा के अनुसार हम हवा में हैं, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि कल अगर इस कैंडल का लो टूटा
तो एक स्कोप बनता है नीचे तक, राइट। रिवॉर्ड सेट होगा यहाँ पर। यानी कि कल अगर मैं जब खेलने जाऊंगा इसमें, तो कल मैं अगर मार्केट में उतरता हूं तो ऑप्शन बायर के लिए नीचे स्कोप है, ये मुझे पता है, ठीक है। अब अगर मैं इसी फ्रेम ऑफ माइंड से यहाँ बैठा होता है, बॉटम पे देखिए, बॉटम पे भी हम उस मूविंग एवरेज से दूर है, तो उसके अगले दिन एक सेटअप था जिसको अगर मैं यूज करता तो मुझे ये पता है कि हो सकता है अगले दिन अगर मैं नीचे खुलूं तो एक प्रोविजन है कि वो 5 पीरियड मूविंग एवरेज को छू सकता हूं डेली चार्ट के अनुसार। तो अगर हम उस डेली चार्ट पे लेवल सेट करके रखेंगे तो एक रिवॉर्ड सेट होगा। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंट्राडे के बेसिस में, कि इंट्राडे में भी रूल है कि इंट्राडे खत्म नहीं हो सकता जब तक 5 मिनट की ये 5 मूविंग एवरेज को हम छू ना लें। सर एक सेकंड बिफोर वी प्रोसीड, सर अगर ये जो ईएमए को टच करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, अगर एक गैप अप में या गैप डाउन में ही हो गया तो मेरा ट्रेड खत्म हो जाएगा वहां पे? एक अपॉर्चुनिटी है, फिर उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है आपको। अच्छा, ठीक है, राइट, परफेक्ट। मान लीजिए ओपनिंग प्राइस से एक फ्लिप में होगा, एक छोटा सा टाइम पॉइंट होगा, बीच में स्पेस तो बचेगा ट्रेड करने के लिए। तो अगर मुझे इसको प्ले आउट करना है तो मुझे ये पता चल गया कि इंट्राडे में एक स्कोप बनता है मेरा, ठीक है। तो ये स्कोप कैसे करा जाए, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं कि इंट्राडे प्लेयर कैसे यूज करेगा इस डेटा को। तो मुझे इसमें सीधे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाना है। अब 30 मिनट्स का प्लेयर क्या करेगा, अब देखो आपको रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। अब रिवॉर्ड चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें समझने वाली बात क्या है, इंट्राडे में गेम खत्म नहीं होगा, दिन खत्म नहीं होगा जब तक इस मूविंग एवरेज को हम टच नहीं कर लेते। ओके। मान लीजिए एक सिचुएशन बनती है, मान लीजिए एक सिचुएशन बनती है जैसे ये वाला दिन है, हम नीचे खुले, ठीक है, नीचे खुले तो मूविंग एवरेज कहीं यहाँ होगा ऊपर ठीक है। हवा में। अब इसके पास दो चांसेस हैं, या तो यहाँ रुक जाए और ये इसके पास आ जाए। रुक जाएगा तो भी गेम सेट है, नहीं है तो भी गेम सेट है। तो अब इसको प्ले आउट कैसे करेंगे वो मैं आगे बताता हूँ, उससे पहले आप एग्जांपल्स देख लो। जब भी कभी ये मूविंग एवरेज से दूर खुलाई होगी, दूर मार्केट खुलेगा, तो मुझे पहले ही पता होगा कि मेरा गेम यहाँ पर स्कोप दे रहा है। जैसे कि अगर मान लो नीचे खुले तो शुरुआत में तो जाके उसको छू नहीं लिए होंगे, ठीक है। तो वहां से एक स्कोप बनता है, ये वाला जैसे एरिया, राइट। ये स्कोप बनता है कि यहाँ तक रिवर्सल्स के लिए प्ले आउट हो सकता है, हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए। अब उसको कैसे गेम प्लान करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको स्ट्रेटजी में पूरा बता दूंगा। देवेंद्र सर ये हो सकता है, हाँ जी, बट जैसे अभी हम ये वाले दिन की बात करें 23rd ऑफ जो एक दिन था हमारा, अच्छा तब 23rd, प्राइसेस थोड़ा सा पीछे चलते हैं मेरे ख्याल पीछे से। पीछे 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 ओके, या यहाँ पे इससे एक दिन पहले ये वाला। ये वाला, तो यहाँ पर जब प्राइस मार्केट नीचे खुली हाँ जी, तो प्राइसेस ऊपर जाने की जगह ईएमए इटसेल्फ ही नीचे आ गई। हाँ, ऐसे दिन पे हमारा वो हम इस चीज को कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं कर use सकते हैं यूज। अच्छा, वो उन्होंने बताया एक्चुअली में कि या तो ईएमए पास आएगा प्राइस के, हाँ। या प्राइस उसके पास जाएगा, तो वो दोनों ही ईएमए तरीके पास से- आएगा तो भी हम उसको ट्रेड कर लें। हाँ, तो बिल्कुल वो कर दोनों लेंगे। तरीके बताने वाले हैं। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कि हस्बैंड वाइफ थ्योरी। हस्बैंड वाइफ थ्योरी क्या बोलती है कि आप घर में जैसे एग्जांपल ले लो कि पापा मम्मी तो होंगे ही, आपकी शादी ना भी हुई हो तो अक्सर ना पापा मम्मी की बात सुन रहे होते हैं, और जिनके घरों में मम्मी की बात नहीं सुन रहे होते हैं उनके घर में धड़ाम धड़ूम कुछ तो चल रहा होता है, सही बात है। चाहे मेरे हो या आपके हो, या मेरी भी शादी हो गई है तो मुझे पता है कि चलना किसके हिसाब से ठीक है। अगर नहीं चलूंगा तो क्या होगा, तो अपने को क्या ध्यान देना है कि ईएमए जो है ना वो वाइफ है, ये जो बोलेगी अपने को करने का है। अगर अपन इसकी बात नहीं सुनेंगे तो घर में हो जाए बवाल। तो ये या तो मैं रुक जाऊं और इसका इंतजार करूं, या तो चुपचाप मुर्तिया बिस्तर उठाऊं और इसके पास चला जाऊं। ठीक है। तो एक सिंपल सा लॉजिकल बात ये है इसके पीछे कि मान लीजिए कि प्राइजेस अपने एवरेजेस को मेंटेन करते हैं, ये डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ये होना ही है स्टेबिलिटी के लिए। तो अब हम इसको प्ले आउट कैसे करें, 30 मिनट के इस चार्ट पे मैं प्ले आउट कैसे कर सकता हूं। देखिए जब भी पहले 30 मिनट का ये प्राइस एक्शन बनेगा तो इस वक्त मार्केट में दो प्लेयर्स काम कर रहे होंगे, एक बायर होगा एक सेलर होगा। अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करें, कुछ लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस 30 मिनट के पॉइंट ऑफ बैलेंस पे, यानी कि जब दोनों प्लेयर्स काम कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर एक स्कोप पता चलता है। मान लीजिए ये प्राइस है 24th का, 24th को यहाँ पर सेलर काम करता है, तो मैं यहाँ पे फिब रेशियोज यूज करता हूँ। ठीक है। फिब रेशियो से क्या पता चल जाता है कि भाई ये बायर और सेलर के बीच में जो लड़ाई है वो खत्म होगी बायर के टर्म में अगर हमने 22,815 का पार कर दिया आज के दिन में। ओके। और नीचे स्कोप है नहीं ज्यादा, कहां तक स्कोप है
ईएमए तक ईएमए तक स्कोप है। हाँ। तो तुम्हें अगर प्ले आउट करना है तो उतना ही जोन तुम्हारे लिए। अब मान लीजिए ये चीज ना होती तो आपको पता तो नहीं है। मुझे पता नहीं है। तो ये चीज अगर है, अगर आप समझते हैं इस चार्ट को, तो आपके पास ये पता चल गया दिन के दौरान मामला पलट जाएगा अगर आपने ये प्राइस पार कर दिया। ये हमें करना है पहली कैंडल क्लोज होने के बाद। बिल्कुल सही है, हमें उस कैंडल की रेंज डिसाइड करनी रेंज है, डिसाइड जो करनी है। इक्विलिब्रियम पॉइंट है बिल्कुल सही वो है, डिसाइड करेगा। उसके ऊपर है तो बायर कंट्रोल में है, उसके नीचे है तो सेलर सेलर कंट्रोल। कंट्रोल में। और सेलर का टारगेट हमारा क्या रहेगा? ईएमए का। बिल्कुल अगर सही। ईएमए ऊपर होता तो हमारा टारगेट बायर का रहता बायर ईएमए, का रहता ईएमए। और सेलर का कंट्रोल रहता जैसे इक्विलिब्रियम फॉर के नीचे। एग्जांपल अभी रिसेंटली देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं पिछले दिन जब गैप डाउन हुआ था ना, तो मैं लाइव था अपने स्टूडेंट्स के साथ में, और मैंने बोला रुक जाना, सेल मत कर देना गलती से, क्योंकि नहीं ईएमए तो ऊपर है। आप ईएमए ऊपर है, उसको छूना पड़ेगा उसको। हम्म। और आप इस रेशियो में देखिए पूरा बाजार कितना गैप डाउन हुआ था, 450 500, 450 पॉइंट चले गए थे नीचे, और उसके बाद ऑलमोस्ट कवर करके ले गए थे ऊपर। अभी 2 दिन पुरानी बात है, आप यहाँ पर देखिए नीचे खुले, उसके बाद में अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ बैलेंस की बात करूं, चूंकि ग्रीन कैंडल है तो हम इसमें फिब रेशियो ड्रॉ करेंगे और उसकी सेटिंग भी व्यूअर को बोलेंगे नोट डाउन कर लो। ये सेटिंग हम यूज करते हैं हर बार। ठीक है। 0.44 0.5 ये हमको एक पॉइंट ऑफ बैलेंस बताता है कि बाजार अगर इसके नीचे नहीं गिरा तो तुम इसमें नेगेटिव पर्सपेक्टिव मत लाना। ओके। अगर आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव लाओगे तो आप जब पहला ही सेलर आपके हक में नहीं है तो आप किससे लड़ोगे? तो मेरा हमेशा कहना है उसका हाथ पकड़ के चलो जो इंस्टीट्यूट है। तो आप बेसिकली इसमें 10% का डेविएशन यूज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए कि भाई ये दोनों इक्विलिब्रियम किस तरफ चल रहे हैं। अगर मामला इधर तक है तो ये रहा ईएमए, पहला टारगेट सेट है, अगर मुझे एक चांस मिला तो मैं यहाँ से प्ले आउट कर जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, अब इसको प्ले आउट करते कैसे हैं? मान लो यहाँ पर गेम सेट हो गया, सब चीजें समझ में आ गई कि भाई ऐसे करनी है, ठीक है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? तो दूसरे के लिए हमने क्या यूज किया है, मैंने एक रैंको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बनाया है, ठीक है। जो रैंको लॉजिक्स पे काम करता है। तो उसके साथ में हम लोग इस तरह से प्ले आउट करते हैं उसको, ठीक है। कि अगर इसमें भी कहीं पर आपको बाई सेल सिग्नल जनरेट होता हुआ दिखाई दिया तो फिर वो जो कैंडल पे ये बाई सेल सिग्नल आया है वो भी एक टारगेट कैंडल है। वो वाला कैंडल जो मान लीजिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या है? सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज सिंपली एटीआर बेस्ड इंडिकेटर जो कि रेंज ब्रेकआउट्स को बताता है। राइट। अब मैंने जो यहाँ पर सेटिंग में मैंने इसको 10 2.1 पर रखने की सलाह दी है। आप इस तरह से मैंने वैलिडेटेड डेटा के अनुसार ये वाली जो कैंडल है ये कैंडल मेरे लिए टारगेट कैंडल कहलाएगी इसमें, कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ है, एक अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ है। तो एक इंडिकेटर बेस्ड अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, एक है ईएमए बेस्ड अपॉर्चुनिटी। जैसे कि अगर मान लो यहां से मेरे पास एक स्कोप बना था, इसमें ये कैंडल किसके पास थी? ये कैंडल दूर थी ना इस कैंडल से, राइट। ईएमए से दूर थी। अब ईएमए से दूर होने पे अगर मैं यहां पर पॉइंट ऑफ बैलेंस थ्योरी लगा देता हूं और इस कैंडल का लो क्रॉस नहीं होता है, देखिए इस कैंडल का लो क्रॉस नहीं होता है, तो इसका जैसे ही 50% क्रॉस करेगा तो कौन घुसेगा इसके अंदर? बायर, लेकिन क्लोजिंग के हिसाब से आप क्रॉस कह रहे हैं। बिल्कुल। ओके। अब इसको प्ले आउट हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए इसका कोरिलेशन बिठाना है, अब 30 मिनट्स पे तो हमने लेकिन सेटअप कर लिया। जैसे ही इसने ऊपर क्लोज किया ईएमए भी क्लोज कर दिया, हमारा तो टारगेट ही कंप्लीट हो गया। ना टारगेट तो रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर आप सेट कर सकते हो ना छोटे टाइम फ्रेम्स पे। अब मान लीजिए मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूं कि ये दूर है, इससे छुएगा, अब इसके ऊपर चढ़ चढ़ के चल तो रहा है ना, तो ट्रेलिंग तो कर सकते हैं। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कहां है, मान लीजिए अब इसके बेसिस पर लॉजिक कैसे सेट होता है। इंट्राडे का रेंज कितनी है निफ्टी 50 की? मेरा सवाल जनरल आप लोगों से भी है, तो ना आजकल तो ज्यादा हो गई, नहीं तो वैसे 1% मिनिमम कितनी है? 150-200 के बीच में आज की डेट में चल रहा है। 150 से 200 के बीच में है। अब मान लो आज की डेट में तो 300 भी भाग जा रहे हैं अपन, right. लेकिन 150 के खांचे भरेगा, Correct. यानी कि 150 भागेगा फिर 150 भागेगा, इस तरह से रहता है। अब यहाँ पर अगर आप रेंज फुलफिलमेंट की बात करो तो यहाँ पर अगर ये रिवर्सल आता है तो जीतते हुए मुझे पता है कि ऊपर गैप है, ये भाग जाएगा। ओके। मान लो एक कंडीशन है तो इसको 150-200 पॉइंट तो आइदर दिस वे और दैट वे इसको कन्वर्ट करने ही करने हैं। तो अगर मैं एक प्रोविजन लगूं तो मेरे पास में चांस क्या है कि मेरे पास में अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मुझे अगर कॉल बाई करनी है तो मेरा स्टॉप लॉस तो यही है ना। सो बेसिकली अगर मैं इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं, हाँ जी, तो हमने पहले एक 30 मिनट की कैंडल स्टिक को मार्क कर लिया,
फिबोनाची के बेसिस पर। बिल्कुल। हमने डिसाइड कर लिया अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में 50% से ऊपर जाते हैं हाँ जी, तो हम बुलिश हो जाएंगे, जैसे बिल्कुल डाउन सही क्लोज है। है। और अगर इसके नीचे रहती है तो हम हाँ। लोग ईएमए को टारगेट करने। बिल्कुल सही है। अब जो केस आपने बताया, इस केस में मार्केट का ईएमए पहले ही पास था। पहले ही पास था। मार्केट ने जैसे ही 50% को ब्रेक करा, हमें ये तो पता था कि बायर्स कंट्रोल में आ गए, हाँ जी, तो हमने बाई की साइड में ट्रेड प्लान करना है। प्लान करना है। अब यहाँ पे आपने बोला कि टारगेट में ऊपर वाले गैप को कर लूंगा, यानी कि गैप का यूज कर लूंगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें और एक दो चीजें पहले से समझ में आनी चाहिए कि सब गैप को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, सिर्फ फिबोनाची नहीं है सिर्फ जिसको देखा फिबोनाची है। नहीं है। राइट। जैसे मैंने आप ही की थ्योरी पढ़ी है, अच्छा, जो गैप थ्योरी है, जी जी, आपने गैप थ्योरी पे बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप वहाँ पे भी बायर सेलर कंट्रोल फाइंड कर सकते हैं करेक्ट। कि 50% रिट्रेसमेंट, जो 50% जो लेवल रहता है वो भी टारगेट लिया जा सकता है, बिल्कुल, और उसके ऊपर निकल गया तो पूरा मामला ही चेंज हो जाएगा, आप उसको ऊपर तक भी टिका सकते हो। करेक्ट। तो अपन एक बेसिक नॉलेज हमारा क्या कहता है कि मान लीजिए 2 अप्रैल को मुझे ट्रेड करना था। मैं एक केस स्टडी दिखाता हूँ। मान लो 2 अप्रैल को मुझे ट्रेड करना था और मुझे पता है कि ये जो कैंडल है 1215 वाली, ये मेरी टारगेट कैंडल है। अब बायर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ट्रेड बनता कैसे। मान आपका लीजिए, यहाँ पे टारगेट वर्ड का मतलब है ये मेरा ट्रेड लेने के लिए मेरा पर्पस कैंडल, हाँ, पर्पस मतलब कैंडल, ट्रेड का टारगेट नहीं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। जैसे मान लीजिए कि कैसे बोलते हैं कि मान लो कोई कैंडल मेरी दूर बन रही है 5 EMA से, तो मैं अभी के लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अभी करेंटली मैं इसको टारगेट कैंडल इसको मान के बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो भी टारगेट कैंडल दूर होती है ना 5 EMA से, वो हर एक कैंडल पर्पसफुली बार बार टारगेट कैंडल बनती जाती है, क्योंकि उसको हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव ईएम में टच करना है। EMA टच करना है, ठीक तो है। एक ट्रेड तो बनना ही बनना है। लेकिन यहाँ पर पर्पसफुली मान लीजिए हम इसको टारगेट कैंडल मानते हैं, और मैं आपको कॉल के चार्ट पर ये चीज दिखाता हूं कि पर्टिकुलरली उस दिन, उस पर्टिकुलर डे, जिस दिन मैं ये बात कर रहा हूं, तो 2 तारीख को, हाँ 2 तारीख पर्पसफुली यहाँ पर चलो ड्रॉन भी है, आप यहाँ पर देखो कि मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलो 30 मिनट का चार्ट है। अब इस 30 मिनट के चार्ट पे जो प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ओटीएम से पैसा बना सकते हो आप, ठीक है। तो ओटीएम ऑप्शन में ये चीज ऑलरेडी एक दिन पहले 47 रुपए की थी। अब 47 रुपए की चीज हमारी खुलती है 28 रुपए पे। ठीक है। 30 मिनट का प्राइस एक्शन होता है, नेगेटिव कैंडल बनती है, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का पॉइंट ऑफ बैलेंस हमको मिल जाता है। सेम काम जो हमने स्पॉट के चार्ट पे किया था, बिल्कुल, अब वो हमने हमने प्रीमियम के चार्ट पर प्रीमियम के चार्ट पे कर दिया। ठीक है। तो हमारे पास बेस लाइन मिल गई मुझे कि 19 रुपए की बेस लाइन है भाई, इससे नीचे अगर गया तो इसका गेम तो वैसे भी खत्म है। एक सेकंड, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ हाँ पर ये है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस? आपकी मर्जी के जेब में जितने पैसे हों, वो मर्जी का स्ट्राइक, वो मर्जी उनका कहना है कि ओटीएम में आप वो ऑप्शन चूज कीजिए जो अगर नहीं, वो तो उनके लोगों ने बताया जिनका पैसे नहीं है। हाँ, मेरे पास है, मैं इन द मनी में कर सकता हूँ क्या? आप इन द मनी में करोगे अगर आपका रिस्क, आपको पता है कि 150-100 पॉइंट का मोमेंटम आने वाला है। अगर आप डेल्टा के वेरिएंट के हिसाब से मान लो 0.7 का डेल्टा है और 50 रुपए की कैंडल है ये, तो आपको 35 रुपए देने हैं। अब मैं 0.65 0.7 डेल्टा के अब आसपास मेरा काम ट्रेडर करता हूँ। बायर क्या है, वो 35 ही खेलना जानता है, 35 ही है उसके। हाँ, और उसका उस केस माइंड में- अलाउ ही नहीं करता है कि वो कि वो 100 70 वाली पोजीशन पे जाए। 3,500 का लॉस ले, राइट, तो वो बंदा क्या है, पहले ही डर जाता है। तो अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्राइक आप उठा लो उसके। उठा लो और डेल्टा को ध्यान दो। एक आसान तरीका मैं यहाँ पे कर देता हूँ व्यूअर्स के लिए कि आप क्या करिए, पहले 30 मिनट की जो कैंडल की रेंज है उसे देख लीजिए। जैसे कि पहले कैंडलस्टिक की रेंज जो है लगभग यहाँ पर अगर हम देखें तो 19 रुपए से कुछ 30 रुपए, यानी कि लगभग 12 पॉइंट की रेंज मान लेते हैं, 12 पॉइंट की आपकी रेंज है। तो आपने देखा कि 12 पॉइंट की रेंज है तो 12 ही पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेरा जाने वाला है। तो क्या मैं ये रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ? उसमें भी सर आधा है ना, उसमें भी आधा ही बेसिकली। तो आप ये देखिए कि अगर आपने जो स्ट्राइक प्राइस चुना है वो कहीं महंगा ऑप्शन प्रीमियम है और वहां पे जो रेंज बन गई वही 30-40 पॉइंट की बन गई, तो वो तो अगर आप 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो आप उसे ट्राई कर लीजिए। होता क्या है जनरली सर, आपका ट्रेडर जो भी आप पढ़ाते हैं इतना ज्यादा, तो आपका बंदा क्या बोलता है, सर नीचे गया था, डर गया था, फिर निकल गया था, फिर मेरे डायरेक्शन में भाग गया। तो बेसिकली सर की स्ट्रेटेजी कह रही है कि साइकोलॉजी को थोड़ा सा, जो रिस्क है साइकोलॉजिकल, उसको कम कर दो। अगर आप नए हो, आप पीएनएल के जाल में मत फंसो, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ज्यादा लॉस नहीं क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि आप जो मर्जी स्ट्राइक उठा लो जो आपको हाँ, लगता है, हाँ। और अपना एक रूल डिसाइड कर लो कि आप ओटीएम करना चाहते देखिए हो, ज्यादातर केसेस में सर एक सिंपल रूल होता है कि मैक्स वाई कहाँ होता है, राउंड नंबर पे होता है। राइट। ठीक है, राउंड नंबर पे होता है। तुम्हारी जेब में तुम्हें पता है कि मेरे पास 10,000 रुपए है, बट मेरे को ट्रेडिंग सीखनी है। मुझे पता है कि 10 रुपए का प्रीमियम भी होगा तो 2 रुपए नीचे जाएगा। तो अगर आप 2 रुपए बर्दाश्त कर सकते हो, गेम सीख तो सकते हो एटलीस्ट। और सबसे बड़ी बात, ऑप्शन बायर के पास में इंक्रीजिंग डेल्टा एडवांटेज है।
वो तो ऑप्शन बायर के पास हाँ, हमेशा ही रहेगा, definitely जो रहेगा। मर्जी ऑप्शन परचेज ऑप्शन सेलर के पास में है कि वो डिक्रीजिंग डेल्टा खेलता है। हाँ। अब मैं यहाँ से अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ, मुझे पता है कि इंट्राडे की रेंज 150 पॉइंट है, इसे भागना है उस तरफ, और मैं ऐसी ट्रेडिंग कर रहा हूँ जिसमें पहला बायर सेलर घुसा हुआ है और रिवर्सल आया और या कंटिन्यूएशन आया, तो कंटिन्यूएशन आया या रिवर्सल आया तो इसको 150 पॉइंट कवर करने होंगे। यहीं पर जो बिगिनर्स हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि मैथ्स में भी ये क्वांट्स है ऑप्शंस, तो हो सकता है किसी को डेल्टा ही ना पता हो, ये डेल्टा कहाँ से आ रहा है, वो सब अल्फा बीटा का नहीं, मजाक उसके लिए कर हमारे रहा चैनल में बहुत सारी वीडियोस Exactly. ऑलरेडी है, वो जाके तो आप जरूर लोग check वो वीडियोस चेक कर लें। सीधी सी भाषा में आपको बता दें कि जितने पॉइंट्स आपका स्पॉट का चार्ट ऊपर नीचे होगा, उसके रेस्पेक्ट में प्रीमियम कितना ऊपर नीचे होगा, ये इसको दिखाता है, इसलिए आपको ये सीखना आना चाहिए। आप जाकर अपसर्च पर ही सीख लें। तो मान लीजिए हम इससे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये सीख चुके हैं कि यहाँ से रिवर्सल आना है, और वो जो कैंडल टारगेट कैंडल है हमारी, वो कौन से टाइम फ्रेम की है, 12-15 की है। तो 12-15 की कैंडल हम एग्जैक्टली इस प्रीमियम पर ढूंढेंगे ठीक है, कि भाई मेरे पास 12-15 की कैंडल कौन सी है, तो मैं ये यहाँ भाई- के देखता हूँ भाई 12-15 की है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, उठा के सीधा इधर पर एक और फिप ड्रॉ कर दूंगा ओके, कि भाई जब तक इसका 50% सपोर्ट कर रहा है हम्म, तू इस ऑप्शन में बना रहे। अब रिस्क क्या हो गया, और इसका भी छोटा हो गया, उसका भी छोटा हो गया। तो मैंने क्या बोला था, अगर आप लूज करोगे तो 2 रुपया मिलेगा तो हाँ, 20 रुपया। अब खेलना हमें ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड अनंत सागर है। अब आप अगर इसको बर्दाश्त कर ले गए तो आप इसका इफेक्ट देखो ना सर, करेक्ट, समझ कि बाई आएगा तो यही बायर हर जगह सपोर्ट करेगा, और अगर मुझे माल उठाना है, तो मैं इस जगह पर उठाकर ये स्टॉप लॉस के साथ में 23 रुपए 55 पैसे के स्टॉप लॉस में एंट्री पॉइंट 25 पे अगर बैठता हूं, 1.5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसे 39 तक लेके जा सकते थे एटलीस्ट। लगभग 12 to 13 पॉइंट्स, 2 रुपए से भी माने तो 1:5 1:6 1:5 1:6 पकड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ हाँ पे जी। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस पर रहेगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं सही जा है। सकती है। हाँ, वो नहीं जाती है। अच्छा, ओके, मैं ये काम पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार कर रहा हूं, तो मैंने ये देखा है सब गेम सेट है। आप देखो, ये तो मैथमेटिकली नीचे जाना चाहिए, अगर मैं ऐसा सोचूं कि थीटा डिके थीटा डिके थीटा डिके, तो ये तो नीचे जाना चाहिए ना अगले दिन, लेकिन ये बायर नहीं जाने देगा उस लेवल को, क्योंकि यहीं पर मेरा सोचना ऐसा है, जो कैंडल पे वो हारा वहां कोई ना कोई स्ट्रांग बंदा घुसा, तो वो जो घुसा है वही बायर मुझे ऊपर लेके जाएगा। ओके, अब अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड सेट करता हूं, तो मेरे पास में अगर मान लो ये रिस्क लेके चलता हूँ कि 19 रुपया, और मैं यहाँ पे 6 रुपए का रिस्क लूँ, तो मैं 1:2 1:3 तो बुक कर लूंगा। आप इस पूरे गेम प्लान को समझोगे तो किसी के पास दम है, तो आप जो स्ट्रैटेजी पे आप घुस चुके हो और आप ट्रेंड को खेल ले गए, मतलब आप इस ट्रेंड को मेरे रैंको सुपर ट्रेंड से खींच ले गए ऊपर की तक, आपके अंदर अगर कुवत है कि इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो वो जो 25 रुपए का ऑप्शन है ना, वो यहां पर जाकर कन्वर्ट हुआ 9 तारीख को, तो उसको खींच के ऊपर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ में मिनिमम लॉट तो लेके जा सकते थे। अब डिपेंड करता है कि किसके कितना जिगरा है होल्ड करने का। अब वही ऑप्शन जो यहां पर खरीदा गया था इस तरीके से, यहां पर हम कोई चीज अपने रिस्क रिवॉर्ड को सेट करेंगे, किसी इंडिकेटर पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहां पर अगर आप देखो तो अगर ये एंट्री है तो ये चीज 149 भी गई है, ये चीज 149, आप 149 ना करो, कम से कम वो 2 रुपए का 5 रुपए तो करो। तो ऐसे ही हम रेड बार पढ़ाते हैं कि सुबह सुबह आके इस 30 मिनट के अंदर भी पहचान सकते हो मामला किस तरफ जाने वाला है, और फिर आप इस डेटा को यूज कर लो कि 30 मिनट पे कौन हारा कौन जीता। तो उसके बेसिस पर अगर हम बैठ जाएं तो हम करेक्ट साइड तो बैठेंगे, एटलीस्ट उसको पता तो चले कि भाई बायर के साथ जाना है कि सेलर के साथ जाना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं किसी डेटा पे कैसे डिपेंड करूं, मैं ओआई पे कैसे क्यों ट्रेड करूं भाई। अगर मान लो मुझे स्पेकुलेट करना होता तो ठीक है, ओआई कैसे काम करता है सर, मान लो पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, बहुत एफिशिएंट टूल है। इंट्राडे में मुझे भी पता है डेटा 3 मिनट 4 मिनट लेट आ रहा है, राइट, और तब तक तो 5 मिनट स्विंग के लिए अच्छा डेटा है, जहां से आप मार्केट के मेजर लेवल्स पता कर सकते हैं। मेरा ही बडी है ट्रेडिंग बडी, तो वो ट्रेडिंग बडी स्टॉक्स करता है इतना जबरदस्त ओआई के बेसिस पर जो मैं शायद छू भी ना पाऊं। लेकिन मेरा गोल क्या है, मैं आज तक स्विंग कर ही नहीं पाया जिंदगी में तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे को बेस्ट लगती है। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया बात सर ने जो बोली है
समझने वाली है कि आपको आपका एज पता होना चाहिए। उन्हें पहले दिन से पता है कि मुझे तो इंट्राडे ही जमता है, बिल्कुल, इंट्राडे ही करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभिषेक शर्मा को पता है कि मुझे तो T20 ही खेलना है, टेस्ट मैच का बैट्समैन राहुल बनना द्रविड़ को ही पता नहीं था, है। वीवीएस लक्ष्मण को पता था, उन्होंने उनको नहीं खेलना है, है। पुजारा को पता था उन्हें टेस्ट ही खेलना है। उन्होंने वही So किया। you must practice your edge also. That मैं is एक और यू मस्ट फाइंड योर एज फर्स्ट। exactly. मैं एक और कमी बता देता हूँ अपनी। मैंने जैसे लोग ट्रेडिंग अकाउंट चलाते हैं, मान लो ट्रेडिंग है, अब हम लोग की आदत होती है कि मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे पोर्टफोलियो बनाना है। तो मैंने ना 10-12 पोर्टफोलियो बनाया होगा और 10-12 बेच दिया। वो पेशेंस नहीं आपने बताई क्योंकि क्योंकि इंट्राडे वाला अंदर नहीं है। इंट्राडे वाला मेरे thought अंदर process नहीं है। वो क्या लगता था, मान लो मैंने 2-3 लाख रुपए बना लिए, अब वो मैं 5 दिन से देख रहा हूँ, 6 महीने से, भाई वो 2-3 लाख रुपए भी नहीं दे रहा, मेरा पैसा वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो वो आपके अंदर प्रॉब्लम ना आए तो इन चीजों को सेपरेट भी कर देना। और ठीक है, आप करो पैसिव इन्वेस्टिंग आराम से, टाइम करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टूल्स हैं। इस मार्केट में कुछ भी सही या गलत नहीं है। आपके लिए क्या सही है, जैसे प्रियांक सर भी कहते हैं कि मेरे लिए क्या सही है वो मुझे पता होना चाहिए, मेरे लिए क्या गलत है वो मुझे पता होनी चाहिए। तो मेरे को मेरी गलतियों से पता चल गया मैं ये नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल। तो मैंने उन चीजों को अलग कर दिया। अब आपकी नजर में हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी नजर में मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। जैसे हम्म। एजुकेशन करते हैं स्कूल में, एनसीईआरटी की बुक्स है, एक एसओपी बना दिया गया है, आपको ये पढ़ना है। ट्रेडिंग के अंदर कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। आपका तरीका, मेरा तरीका, सर का तरीका, सबका तरीका अलग हो सकता है और ऐसे ही सबको अपना तरीका फाइंड आउट करना है बिल्कुल सही है, कि मेरे लिए क्या बढ़िया काम करेगा, वो करने से आएगा। बिल्कुल सही। वो करने से आएगा। स्ट्रेटजी तो बहुत ही कन्वीनियंट भी दिखाई दी, छोटा स्टॉप लॉस दिखाई दिया, बस क्योंकि आज मेरा काम वैसे भी मॉडरेट है और मैं टाइप भी मेरा मॉडरेट है, शायद तभी दिया गया है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़े से इतने छोटे स्टॉप लॉस में बहुत सहज महसूस नहीं करता, क्योंकि क्या होगा अगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो स्टॉप लॉस की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, टारगेट की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बिगिनर्स के लिए कई बार क्या होगा, इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाना आसान काम नहीं है कि दिन में मान लीजिए मेरे पास 3-4-5 ट्रेड बन गई और 2-2 3-3 रुपए के स्टॉप लॉस से 2-3 बार स्टॉप लॉस हो जाए, 2-3 बार टारगेट हो जाए। जैसे आप तो सर एक्सपीरियंस्ड है, आप तो ये साइकोलॉजी को बहुत ही प्यार से देख सकते हैं क्योंकि आपको रिवॉर्ड भी पता है। एक नए बंदे को हो सकता है ये लगे पहले 2 स्टॉप लॉस हो गए, भाई मुझसे नहीं हो रहा। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप लोग सिंपली क्या करें कि पेपर ट्रेड करके इसको देख ले, कम से कम 25, 30, 40 ट्रेड पेपर ट्रेड 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना लगा के देख लें, तो आपको समझ में आएगा कितनी बार तो स्टॉप लॉस होता है, कितनी बार टारगेट होता है, और यू विल बी एबल टू सी कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये भी चाहूंगा कि एक थोड़ी सी ऐसी स्ट्रेटजी भी डिस्कस हो जाए, थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो, जिससे कि अगर कोई ऐसी साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी वाला तो आज मजे करने वाला है, कहेगा भाई आज तो जबरदस्त टूल मिल गया। लेकिन कोई मेरी साइकोलॉजी का बंदा आ गया, यार बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। तो मैं चाहूंगा हिमांशु सर आप कोई स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा लेस अग्रेसिव हो, क्योंकि सर की तो स्ट्रेटजी शानदार थी। मैं भी आप ही की तरफ इंक्लाइंड हूँ थोड़ा सा, हाँ, तो क्योंकि मुझे भी देवेंद्र सर को देख के डर लग रहा था कि ये स्टॉप लॉस बड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, बहुत ये जल्दी वाला जल्दी ना हो तो जाए। टारगेट बहुत बड़े होंगे, हाँ। शायद मैं उतना कंफर्टेबल फील ना करूं कि मैं उसको 150 तक लेकर बैठूं। तो आपने बोला कि हमने 10 वाला चीज परचेज करी, 150 भी हो गई हमारी, तो मुझे लगता है कि मैं 150 तक नहीं बैठ पाऊंगा। हाँ, तो मैं वो ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अपनी जगह पे है, तो मैं तो खुद भी इंट्राडे की चीज इंट्राडे में खत्म करके जाता हूँ। आपने जितनी स्ट्रेटजीज मेरी देखी होंगी ऐसे ही बनाने की कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऐसे ही आपसे भी बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो आपके पास भी बहुत एफिशिएंट टूल्स होते हैं, तो मैं भी आज सीखूंगा कि कैसे ऐसा करना है। समझ सकते हैं कि T20 मैच हो गया, वनडे पे चलते हैं। वनडे पे मेरा टेस्ट मैच है तो कभी डेबिट स्प्रेड पे भी आएंगे। तो आप पहले वनडे वाली स्ट्रेटजी थोड़ी सी सिखाइए कि एक ट्रेडर जो शुरुआत कर रहा है, अगर वो इस माइंडसेट का नहीं है, अग्रेसिव नहीं कर पाने का, थोड़ा स्लो चाहता है प्रोसेस को, तो वो कैसे करे सर? मैं बिल्कुल सीखना चाहूंगा। मेरे कुछ भी सही गलत तो नहीं होता इस मार्केट के अंदर। जब मेरा पहले ट्रेड में लॉस हुआ था, पूरा कैपिटल इरोड हो गया था, तो मैं गलत था, कोई वहां पर सही था, मतलब किसी ने बाई किया था, मैंने शॉर्ट सेल किया था और वाइस वर्सा। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर देवेंद्र हैं, उनके नेचर के साथ उनकी स्ट्रेटजी मैच कर रही है। उनका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव है, मतलब लाइफ में एग्रेसिव नहीं है आप, लाइफ में तो बहुत ही पोलाइट है आप, लेकिन प्ले जिस तरीके से करते हैं तो आप अभिषेक शर्मा की तरह ही खेलते हैं, रादर वैभव सूर्यवंशी की तरह आप खेलते हैं कि आप चौके छक्के मारने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, मैं बाय नेचर ही बहुत कंजर्वेटिव हूँ। सो मेरी स्ट्रेटजी भी प्रियांक सर उसी तरीके से बनी है। मैं अब अपने व्यूअर्स को, रादर हमारा टारगेट ही यही है आज के इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर कि आप यहाँ से जिस भी माइंडसेट के हैं,
कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है, एग्रेसिव है, जिस भी माइंडसेट के हैं, आप यहां से कुछ ना कुछ लेकर जाए। और अगर आप यहां पर, हम यहां पर दो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हैं, टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से आज हम यहां पर प्रियांक सर वाली स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रियांक सर वाला आपका जो कोर्स है, आई एम वेरी श्योर कि वो पूरा का पूरा कोर्स अगर आप देखेंगे, एनीवे सारी चीजें कोर्स में जो डॉक्टर देवेंद्र ने भी डिस्कस किया है, वो कोर्स में आपको और डिटेल में डिस्कस करके मिला हुआ है। तो यहां पर मेरी, प्रियांक सर की, देवेंद्र सर की, सबकी स्ट्रैटेजी आपको कोर्स में मिल जाएगी। लेकिन अब मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं एक कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी की तरफ, जहां पर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं अपनी स्ट्रैटेजी की डिस्कशन ही ऐसे स्टार्ट करता हूं कि मैंने कैसे उसको ट्रेडिंग व्यू पे इंप्लीमेंट किया है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि उसमें रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और इसमें कोई मैं आपको ल्योर करने की कोशिश नहीं कर रहा कि रिजल्ट बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस मिले। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पैसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज्यादा पैसा कन्विक्शन से बनता है। बिल्कुल सही तो वो कन्विक्शन जो आपको मिलेगी वो आपको रिजल्ट्स देखकर मिल जाएगी। और फिर मेरे को 5 मिनट के आसपास लगेंगे एक बेसिक स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए। लेकिन अगर आप इंट्राडे ऑप्शन के बायर हैं तो आपके लिए वो स्ट्रेटजी प्ले आउट करना बड़ा आसान रहेगा, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट है, या फिर फुल टाइम आप ट्रेडिंग भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने यहां पर ट्रेडिंग व्यू पे रिजल्ट्स दिखाता हूं। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है। तो बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, बड़े स्टॉक्स हो गए, सेंसेक्स हो गया, इन्हीं के मोस्टली 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं स्ट्रेटजी डिप्लॉय करता हूं। यहां पर आपको ग्रीन कलर के और रेड कलर के एरियाज दिख रहे हैं। तो जिस टाइम पर आपको पुट बाय करनी थी या जिस टाइम पे आपको कॉल बाय करनी थी, वो एरियाज है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं इसके रिजल्ट्स आपको शो करता हूं। इस जगह पर अगर आप जाके देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहां पर कोई बहुत बड़े सक्सेस रेट नहीं अचीव करता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग 40% सक्सेस रेट है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर आप स्टैट्स भी पढ़ेंगे, और मैंने जितनी भी पढ़ाई टेक्निकल्स की करी है, विन रेट जो हम देखते हैं, इट इज वेरी हाफ बेक्ड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप 90% या 100% या 70% विन रेट एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे लगता है हम में से किसी भी स्ट्रेटेजी का, प्रियांक सर आपसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, 60-70% 50% इज अ वेरी गुड, प्रोवाइडेड आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हो। तो यहां पर अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली पिछले 7-8 महीने के अंदर आपका कैपिटल अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 गुना के आसपास हो चुका है बैंक निफ्टी के एक लॉट के अंदर। ये ऊपर फ्यूचर्स का चार्ट लगा हुआ है। ठीक उस तरीके से अगर हम निफ्टी को देखें, ये निफ्टी फ्यूचर्स का अगर हम चार्ट देखें, सो यहां पर भी सेम पीरियड के अंदर आपके 2.5 लाख के मार्जिन के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 4-4.25 लाख के आसपास का आपको प्रॉफिट शो कर रहा है यहां पर। तो ये अचीव कैसे किया है मैंने, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं, यह कोई ल्योर करने का पर्पस नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी को प्ले अराउंड करना होता है। बहुत ही सिंपल, इस स्ट्रेटेजी में मैंने कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है। उस इंडिकेटर में दो चीज ढूंढनी है। मैं इस स्ट्रेटेजी को पहले स्विंग में यूज किया करता था और उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। तो डायरेक्शन ढूंढने में बहुत अच्छा लगता था और डायरेक्शन आती थी मेरे पास। लेकिन फिर मैंने उसमें वॉल्यूम को ऐड किया तो उसमें मेरे सामने मोमेंटम भी आना शुरू हो गया। तो अब मैंने यहां पर इंडिकेटर्स का यूज किया है दो तरीकों से, एक जो मुझे डायरेक्शन ढूंढने में मदद करते हैं और एक जो मुझे मोमेंटम ढूंढने में मदद करते हैं। मैं आपके सामने यहां पर लगा देता हूं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये मेरी 3 मूविंग एवरेजेस हैं, 5, 15 और 50। अपनी मर्जी से आप जो मर्जी मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए। मैं यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूं और वापस मैं 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही आ जाता हूं। तो यहां पर डायरेक्शन ढूंढने के लिए मैं दो चीजों का इस्तेमाल करता हूं। पहला, मूविंग एवरेज। कंफर्मेशन के लिए मैं साथ में एक और चीज ऐड कर लेता हूं, ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है लेकिन कंफर्म हो जाता है। तो अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं सिंपल इसको यूज करके भी कर सकता हूं, बट क्योंकि मुझे मोमेंटम भी कैच करना है तो कंफर्मेशन मुझे मिल जाती है यहां से। तो ये दो चीजें हो गई मेरी डायरेक्शन के लिए। अब मुझे ढूंढना है मोमेंटम। मोमेंटम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम में मैं वॉल्यूम के वो टावर्स वाला जो सिस्टम है वो नहीं यूज करता हूं। सिंपल मेरे लिए वॉल्यूम के दो ही मतलब है, या तो मैं वॉल्यूम प्रोफाइल चेक करता हूं और या फिर मैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम के थ्रू चेक कर लेता हूं। ठीक है। वो इसे 17-18 साल से एक इंडिकेटर यूज कर रहा हूं वॉल्यूम के लिए, विच इज प्राइमरीली ओबीवी। अब यहां पर ओबीवी का मतलब होता है, जिन हमारे व्यूअर्स को नहीं पता है, कि अगर वॉल्यूम बढ़ती हुई मार्केट में ऊपर जा रहा है तो ओबीवी ऊपर जाएगा, अगर गिरती हुई मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ओबीवी नीचे चला जाएगा। अब हमें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि बड़ा ऑकवर्ड सा चार्ट आ रहा है। तो इसी के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी मूविंग एवरेज देखने को मिल जाएगी। तो मैंने इसकी एक 100 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा दी, जो मुझे ये बता देगा कि प्राइमरीली मार्केट जो है, वॉल्यूम जो है वो ऊपर की साइड पे सपोर्ट कर रहा है या नीचे की साइड पे सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मेरा ओबीवी अपनी ईएमए से नीचे है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल के ट्रेड लेने हैं। ओके। और अगर ओबीवी ईएमए से ऊपर है तो मुझे सिर्फ बाय के ट्रेड लेने हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम को कंफर्म करने के लिए ही मैं
एक ऑसिलेटर लगा देता हूं, जो अगेन, तो दो इंडिकेटर मैंने यूज किए, एक डायरेक्शन के लिए और एक मोमेंटम के लिए, लेकिन दोनों केस के अंदर मैंने एक एक कंफर्मेशन लगा दी इसके अंदर। तो मोमेंटम और कंफर्मेशन मेरे को वॉल्यूम के साथ विलियम परसेंटेज आर प्रोवाइड कर रहा है, और डायरेक्शन में मुझे ईएमए के साथ मैकडी प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां पर मुझे 4 पैरामीटर मिल जाते हैं, इन 4 में से 2 जो एक जगह पे मैच करेंगे और चारों सीक्वेंस में होने चाहिए। आपको सिंपल अपना ऑप्शन बाय कर लेना है। कौन सा ऑप्शन बाय कर लेना है? रूल डिफाइंड है पहले से, 0.6 से 0.65 के बीच का डेल्टा लेना है आपको। और जब आपके ऑप्शन की वैल्यू यहां से 10% बढ़ जाए, मेरा पर्सनली ये मानना है, जैसे डॉक्टर देवेंद्र उसको ट्रेल कर रहे हैं, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एज एन ऑप्शन बायर मैं वीरेंद्र सहवाग हूं या मैं शाहिद अफरीदी हूं। बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो आते हैं, सामने टीम को तोड़ते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने आना है, 4 बोले, 6 बोले, 10 बोले, 20 बोले, उन्होंने मारना है और फिर वापस चले जाएंगे। ठीक उस तरीके से मैं यहां पर आऊंगा, मैं अपने ऑप्शन में एक रिटर्न दूंगा, वापस चला जाऊंगा, अगली अपॉर्चुनिटी बनेगी, मैं दोबारा आ जाऊंगा यहां पर। तो मैं यहां पर इसको ट्रेल नहीं करूंगा यहां पर। तो अब देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए कॉन्सेप्ट। हाँ, तो यहां देखिए, इस जगह पर मेरा ईएमए जो है वो बियरिश टेरिटरी में है। करेक्ट। बियरिश टेरिटरी का मतलब 5 ईएमए लेस देन 15 एंड 15 लेस देन 50। ठीक है, तो ये बियरिश हो गया। एमएसीडी अगर आप जूम करके यहां पर देखेंगे तो बियरिश दिख ही रहा है हमें वहां ठीक पर। है। अब यहां पर दो चीजें एक साथ हो रही हैं। ओबीवी बियरिश एंटर कर रहा है, मतलब बिल्कुल। डाउन साइड पे सपोर्ट कर रहा हाँ है। जी। विलियम परसेंटेज आर आप चाहें, अच्छा यहां पर मैं एक चीज बता दूं, मेरे लिए सिर्फ यहां पर दो चीजें मैंडेटरी हैं, क्योंकि दो तो कंफर्मेशन के लिए है। करेक्ट। एक ईएमए मैंडेटरी है मेरे लिए, एक मेरा ओबीवी OBV मैंडेटरी है। इसके अलावा आप चाहे विलियम परसेंटेज आर की जगह आरएसआई यूज कर लीजिए, मैकडी की जगह आप स्टोकेस्टिक यूज कर लीजिए, वो कंफर्मेशन वाले पैरामीटर्स हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, इस जगह पर दो चीजें एक साथ मैच कर रही हैं और चारों चीजें सिंक में चल रही हैं। टाइम क्या हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली सुबह के 12 बज रहे हैं, 11:57 AM बज रहे हैं। ठीक है। ऐसे टाइम पर मुझे कुछ नहीं करना। मुझे इस समय बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 55,222 समथिंग। ठीक है। मैं एक स्ट्राइक इन द मनी विच इज अप्रोक्सीमेटली 55,500 या 56,000 पुट की हम बात करेंगे ना, क्योंकि हम बियरिश टेरिटरी में यहां पर हमें सेल ट्रेड लेना है। तो मैंने 56,000 की पुट ऑप्शन खरीद ली एक आपने बोला स्ट्राइक प्राइस जस्ट पास वाला, तो इन द मनी। 5500 हुआ ना? 55,000 तो कॉल के लिए हो जाएगा ना, इन द मनी। हाँ, तो हम तो पुट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, पुट का स्ट्राइक तो ऊपर की तरफ होगा। तो 55,400। 55, हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। 55,222 से ऊपर कोई भी स्ट्राइक हाँ, होना चाहिए, हाँ, एक हाँ। स्ट्राइक होना चाहिए Correct. 0.6 डेल्टा के आसपास। ठीक है। लेकिन जैसे डॉक्टर देवेंद्र ने बिल्कुल सही बात बोली थी कि राउंड नंबर पे सबसे Okay. बड़े नंबर्स होते हैं। ठीक तो है। 55,500, 56,000, Understood. 56,500, 55,200, 55,300 मेरे लिए स्ट्राइक है ही नहीं। गॉट इट। ठीक उस तरीके से अगर मैं सेम स्ट्रेटेजी को मैं स्पॉट में भी स्टॉक्स में यूज करता हूं, तो मान लेते हैं एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें, तो 1340, 1320 मेरा स्ट्राइक नहीं है, Correct. 1350 है, 1300 है, 1400 है, ये वाले स्ट्राइक में यूज करता हूं सिर्फ। ठीक है। क्योंकि उसका एक मजे वाली बात बताता हूं। मैंने आपको एक कहानी बताई कि मैं 2008 में बैंकरप्ट हुआ था। एक बार 2010 में मुझे बहुत बड़ा लॉस लगा था। हाँ जी। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक ऐसा ऑप्शन बेच दिया था जो इलिक्विड हो गया। इलिक्विड। करेक्ट। मैंने तब से कसम खा ली कि मैं सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस में काम करूंगा। आप मुझे बोलो पीडीलाइट के ऑप्शन में काम करना है, मैं काम ही नहीं करूंगा। फैक्ट है। जितना मर्जी से सेटअप बन रहा हूं। राइट। अब यहां पर मैंने 55,500 की और 56,000 की, जो मर्जी स्ट्राइक, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने उसको यहां से परचेज कर लिया। अब यहां पर देख लेते हैं हम मार्केट कितना नीचे गई है, और फिर हम इसको ऑप्शन में भी देख लेंगे। ये 12 बजे से लेकर अप्रोक्सीमेटली अगर आप अगले 1 घंटे की बात करें तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के आसपास, 550 के आसपास नीचे गई है। ठीक है। अब मैं यहां पर इसका ऑप्शन का चार्ट लगा लेता हूं। ठीक है। ये 9 अप्रैल का चार्ट है, और फॉर्चुनेटली धन के प्लेटफॉर्म पे यहां पर एक ऑप्शन है जिसमें मैं स्पॉट और ऑप्शंस को एक साथ लगा सकता हूं। ठीक है। सही है। सो यहां पर बैंक निफ्टी का हम वापस एक 3 मिनट्स का चार्ट लगा लेते हैं, और क्योंकि मैंने पुट साइड पे रहना है तो ये 3 मिनट्स का पुट का चार्ट हो गया। ऑप्शन चेन के थ्रू मैं चलता हूं। अब आप 55,500 का ऑप्शन उठा लो या 56,000 का उठा लो, आपको प्रॉफिट तो 10% ही बुक कर रहे हैं ना उसके अंदर। सस्ता उठाओगे तो कम प्रॉफिट मिलेगा, महंगा उठाओगे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सही है, सही है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 56,000 का पुट ऑप्शन में यहां से उठा लेता हूं। ये रहा मेरा 56,000 का। आप कैसे भी 5 AM में तो यूज ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो ये 56,000 की पुट ऑप्शन मैंने उठा ली, और हम चलते हैं 9 अप्रैल को।
अप्रोक्सीमेटली सुबह 11:57 का टाइम हो रहा था यहाँ पर। हम्म, अब ये देखिए 11:57 के टाइम पर ये रहा हमारी वो वाली कैंडल। राइट। यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन को परचेज किया और ये फिर ऑप्शन काफी- पहले नीचे गया, 2% के आसपास का लॉस दिखाया इसने मुझे। उसके बाद ये ऊपर गया, ये ऊपर गया अप्रोक्सीमेटली 28-30% के आसपास, जितना भी ये ऊपर गया। लेकिन मैं यहाँ पर 10% का प्रॉफिट लूंगा। मैं प्रियांक सर, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेड को देखने से ट्रेड आपके फेवर या लॉस में नहीं जाता। हाँ। तो मैंने एक बार ट्रेड लिया, मैंने अपना Target. स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर लगा दिया और मैंने उसको छोड़ दिया। सही है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस के केस में आपका लॉस देखो, मैंने एक बुक पढ़ी थी द धंधो इन्वेस्टर, वो ये कहती है कि एक अच्छा धंधा वही है, मोनीश पबरई साहब की है, वो पोर्टफोलियो मैनेजर है यूएस में। उनकी बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं कि आपका धंधा ऐसा होना चाहिए जहां पर लॉसेस जो हो वो बहुत छोटे हो हाँ। और प्रॉफिट बहुत बड़े हो। सही है। तो इस स्ट्रेटेजी में मेरे जो लॉसेस होते हैं वो 3 से 4 से 5% के आसपास के होते हैं मेरी ऑप्शन की वैल्यू, सही बात है। और मेरा टारगेट हमेशा 10% के आसपास का फिक्स रहता है। तो 10% मेरा प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद मैं मार्केट से बाहर हो गया। अब अगर मुझे दोबारा नीचे मिलेगा, ऐसे केस में मेरा जब 5 EMA 50 के नीचे जाएगा, तब मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा। जब तक वो नहीं जा रहा उसका भी मैं अलर्ट लगा के छोड़ देता हूं। जब तक वो नहीं जा रहा मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा हुआ हूं, 10% आएगा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। सेम सेटअप बना हुआ है, मार्केट नीचे जाती है, मैं दोबारा वहां से उसको बाय कर लूंगा। ठीक है, तो 5 और 50 का क्रॉस ओवर आपके लिए 5 और validation- 50 का, नॉट 5 और 15 का। हाँ 5 और 50 50 का। 5 और ठीक 50 है, 50 trend change हो गया वो। 50 Yes. और इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? यही मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा ट्रेलिंग Okay. स्टॉप लॉस है। स्टार्टिंग के अंदर मेरा जो स्विंग लो है ऑप्शन के अंदर, वो मेरा Okay. स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग बेसिस या वीक? नहीं, वीक भी काफी है, मैं तो अपना ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ। ओके, तो जैसे आपने मेरे ट्रेडिंग व्यू पे रिजल्ट्स भी देखे हैं, वो ऑर्डर लगे हुए थे उसके अंदर, जैसे ही वो लेवल आया पोजीशन कट गई, जैसे ही टारगेट आया मेरी पोजीशन कट गई। सो इसको बेसिकली मैं ऐसे भी कंसीडर कर सकता हूँ कि जैसे कि मैंने फिक्स कर लिया कि मेरा टारगेट 10% का है एंड आई वांट टू प्ले कि मेरे को 1.2 से थोड़ा सा ज्यादा रिस्टोर रिवॉर्ड मिले, तो मैं कर लेता हूँ कि मैं अपना 4% पे स्टॉप लॉस अपना फिक्स कर देता हूँ। यस, तो मुझे 2.5 आर का रिस्टोर रिवॉर्ड मिल गया। यस, मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलता हूँ। मैं 5% नीचे का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, हाँ। 10% ऊपर का टारगेट लगा देता हूँ। लेकिन मजे की बात यह है कि मेरा ये जो पहले वाला स्टॉप लॉस होता है, ये सिर्फ 10% टाइम ही कटता है, 90% टाइम वो ट्रेलिंग वाला ही कटेगा मेरा, जब 5 EMA 50 के नीचे आएगा। ओके, उसके अलावा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे वाला बहुत ही कम करता है। समझ गया। बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी। मेरा 30 मिनट वाला भी लगा के देखते हैं कि वो काम कर रहा है यहाँ पर कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो आप बताइए मुझे मैं क्या क्या लगाऊं इसके अंदर। आप बस बैंक निफ्टी में 30 मिनट का चार्ट लगा दीजिए और डे याद रखेंगे हम लोग। ये 9 अप्रैल को सुबह 12 बजे, 9 अप्रैल को सुबह 12 बजे का टाइम। 12 बजे। ठीक है, ये रहा 9 अप्रैल। हाँ जी, 30 मिनट का वो लॉजिक सेट कर देते हैं। इसमें मैं 5 EMA लगा दूं पहले। ये 9 अप्रैल नहीं है, ये 8 अप्रैल है। हाँ 8th 9th वाला उसके अगले दिन। हाँ जी, इसमें 30 मिनट पे फिब लगा दीजिए। पहली कैंडल, ओपनिंग कैंडल, ओपनिंग कैंडल पे तो यहाँ पर मैं आपके लिए फिब लगा देता है। ये फिब थोड़ा सा एक्सटेंसिव वे में रहेगा तो वो कोई बात नहीं, वो उसको कोई चेंज कर नहीं, देता हाँ। हूँ। सो ये मैंने लगा दिया ये है, लगा एक दीजिए। सेकंड, हाँ जी, मैं ये सारे हटा दूं यहाँ से। हाँ जी, सारे हटा सिर्फ दीजिए। 0.5 छोड़ दीजिए। 0.5 छोड़ दिया और बाकी चेंज कर देंगे। एक्सटेंशंस हटा दीजिए। और वो 0.38 को भी 0.44 कर दूं, 0.38 को 44 कर दीजिए। और 0.38 को मैंने 0.44 4 कर कर दिया। दिया। हाँ जी, अब ओके कर दीजिए और एक्सटेंड लाइंस टू राइट कर ओ दीजिए, अच्छा, नहीं तो वहीं रह जाएगा। हाँ जी, एक्सटेंड लाइंस टू राइट कर दीजिए। ठीक है, डन। अब अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और हमें क्योंकि कॉल और पुट तो भी नहीं चाहिए, तो हाँ मैं इसको हटा देता हूँ। मान लीजिए ठीक है, अब ये लेवल है। ठीक है। तो जो चीज मैं महसूस करना चाहता था बेरिश, वो यहाँ पर मिल गया हमको, कि रिजेक्शन मिल गया। आपकी स्ट्रेटेजी लगाई, पैसा बनाया। तो आपने प्रॉफिट कमाया, मैंने प्रॉफिट कमाया। सो इसका मतलब घूम फिर कर बात वहीं आ गई कि देखिए कि तरीके अलग अलग हैं प्ले करने के। बिल्कुल सही है। सो अगर आप अभिषेक शर्मा की तरह खेलना चाहते हैं, पहली स्ट्रेटेजी। अगर आप जो है वनडे प्लेयर की तरह खेलना चाहते हैं, सचिन की तरह खेलना चाहते हैं, सर वाली स्ट्रेटेजी। और अगर आप विराट कोहली बनना चाहते हैं, टेस्ट भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे, T20 भी खेलेंगे और सब जगह अवार्ड भी जीतेंगे, तो भाई सब सीख के ट्राई कर लो। लेकिन प्रैक्टिस करके ही आपको पता चलेगा। लेकिन देखिए काम दोनों कर रही है, कमाल की बात ये है, काम दोनों कर रही हैं और एक ही जगह पे आपके दोनों के कंसेप्ट काम करते हैं। मतलब काम तो करते हैं, लेकिन वही बात है अब वही skill बात के है, साथ। हाँ, कि यहाँ पे
रिस्क है अपना कितना 55-600 सपोज फॉर एग्जांपल, हम यहाँ 55-600 देख पा रहे हैं और जो रिवॉर्ड है हमारा वो 54-800 तक है। अगर किसी के दम है सर इसमें ईएमआई भी लगा देंगे 5 ईएमआई लगा दीजिए तो अपने मामला सेट हो जाएगा एकदम। एकदम 5 ईएमआई सेट कर दीजिए, कैंडल्स उससे सटा के एकदम नीचे तक चलेंगे एकदम सट सट। सर ईएमआई तो मैं भी 5 यूज कर रहा था। हाँ तो बहुत प्यारा, मैं तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। देखिए आप एक 9th की डेट है ना, तो सारा जो ईएमआई का पॉइंट है वो सारा उसके नीचे ही गेम चल रहा है। अब ये गया क्यों होगा नीचे, उसका लॉजिक देखना है तो आप वनडे के चार्ट लगा लीजिए। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए सर। डेली चार्ट पे अपन इसको देखेंगे, हाँ डेली चार्ट पे हम लोग देखेंगे। तो ईएमआई टेस्ट करने जा रहे हैं। ईएमआई टेस्ट करने जा रहा था वो। हम्म, तो जो जो लॉजिक है जो हमें सेट करना है यहाँ पर, वो थीमेटिक यही बात है कि हम कुछ भी करें हमको अपनी स्ट्रैटेजी सीखनी ही पड़ेगी और वहीं एंटर करना है जहाँ करना है। और कन्विक्शन लानी पड़ेगी। Conviction कन्विक्शन लानी आपकी टेस्टिंग से आएगी। आई एम वेरी श्योर देवेंद्र सर, आपने अपनी स्ट्रेटजी को कई महीनों मैं कई गोल सालों गट रेट पे किया। टेस्ट करा। मैं हाँ सेम मेरा है। मैं वही तो है हाँ कि मैं तो एक गोल एक कैंडल को मुझे याद है कि कब ट्रेड मिल रहा है। मेरी स्ट्रेटजी में ट्रेड ज्यादा नहीं मिलते हैं, मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं है क्योंकि, लेकिन देवेंद्र सर की स्ट्रेटजी में ट्रेड ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वो ज्यादा एग्रेसिव है, तो उनको जैसे मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यही चीज नोटिस करता हूँ कि मुझे कोई रिजेक्शन मिल जाए 30 मिनट पे ये वाला, या फिर मेरा जैसे रेड बार का स्ट्रेटजी है तो उसमें रेड बार मिल जाए मुझे तो सेलर एंटर कर गया, वो मेरे कैंडल टारगेट कैंडल है, वहां से अपन ने ट्रेड लिया। मेरे को लॉजिक पता है कि 5 मिनट की कैंडल पे लो पे ही स्टॉप लॉस है, हाई पे स्टॉप लॉस है, अपन को खेलना उतना ही है, सामने जाना उसने 150 है। और इस कन्वर्सेशन में मेरा क्या काम है, आपको ये बताना कि घोल के पीने का मतलब क्या होता है। क्योंकि स्ट्रेटजी आप दोनों की है, तो घोल के पीने का मतलब ये है कि पेपर ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग, उसकी प्रैक्टिस, यानी कि वो स्किल डेवलप करने के लिए मेहनत, वो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप वो करेंगे तो आप स्ट्रेटजी दोनों में से दोनों को ट्राई करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका एज अग्रेसिव वाला है कि आपका एज कंजर्वेटिव वाला है। मैंने पहली बार यहाँ पे रुक रहा हूँ, मैं पहली बार इनको ये स्ट्रेटेजी सुना, लेकिन मुझे मेरे मन में पता है कि ये चीज क्या हो रही है, हम्म, तो मैंने इनको वैसे ही बोला कि सर ये लगा दीजिए, हम वही चीज यहाँ पर हासिल कर लेंगे। तो अगर मुझे पता है, मैंने वो स्ट्रेटजी तो नहीं लगाई, लेकिन एवरीथिंग इज मैथमेटिकली मॉडल्ड, मैं जानता हूँ कि क्या करना है, इस वजह से मैं कर पा रहा हूँ। आपको वो चीज 100 गुना क्या, 100 बार क्या, 1000 बार क्या, हर बार वही करना है, देखो तब क्या होगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जो मैथमेटिक्स की आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत मैथमेटिक्स यूज किया है। उसमें मैथ्स आना जरूरी नहीं है, लेकिन आप समहाउ मैथ्स को यूज कर ही रहे हैं। यहाँ पर आप क्वांट को यूज कर रहे हैं, आप स्टैट्स को यूज कर रहे हैं। जैसे आपने भी अभी ऑफ कैमरा एक बात बोली थी कि विन रेट इज नॉट दैट बिग अ पैरामीटर, जो आप अपनी स्ट्रेटजीज के भी विन रेट डिस्कस कर रहे थे, बट आपने बोला रिस्क रिवॉर्ड रेशो साथ में अगर देखेंगे तो ठीक उस तरीके से ऐसे 36 पैरामीटर और हो सकते हैं। सो कैल्मर रेशो होती है, ड्रॉडाउन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सारे ट्रेडर्स को पढ़ना जरूर चाहिए, बिल्कुल मतलब सही है। सीखना चाहिए। पढ़ने का मतलब जरूरी है कि बुक्स पढ़िए आप, हाँ लेकिन आप वीडियोस देखिए ऐसे लोगों की जिनसे आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, उससे आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं व्यूअर को एक बताना चाहूंगा, जब जिंदगी का पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हुआ था ट्रेडिंग को लेके, तो मैंने ऑलिवर विलेज को सुना था। ऑलिवर विलेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, 35 साल से ट्रेड कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 चीजें बोली, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे बात करते हैं, 3 मिनट के चार्ट, 2 मिनट के चार्ट इस्तेमाल करते हैं, 2200 का कॉन्सेप्ट वो भी घोल के पी गए, आज तक कर रहे हैं। 35 साल से कुछ और नहीं करते, यही करते। मैंने डेड कैट बाउंस थ्योरी वहां से सीखी थी, बहुत सारी ऐसे थ्योरी सीखी थी, उस पर पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया मैंने आगे का। तो आप जब उनको सुनते हैं तो मैंने क्या परसीव किया, उन्होंने एक बात बोली, मैंने जिंदगी में 5 स्टॉक ट्रेड किए हैं, मैंने जिंदगी में ये किया है, और वो परफेक्शन से ट्रेड कर पा रहे हैं। लेकिन उस चीज को सीखते वक्त ये समझ में आया कि सीखना तो पड़ेगा। फैक्ट है। सबसे बढ़िया चीज तो देखिए, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या मिला, मुझे 2 स्ट्रेटजी मिल गई। मेरे 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 कमान में 2 नए तीर आ गए, जिनको मैं तो जाके बैक टेस्ट करने वाला हूँ। आप लोग करोगे कि नहीं, आपको कमेंट करके बताना है, जिससे कि अफसर जी की टीम आपके कमेंट्स पढ़े और फिर से बोले कि आदित्य धर का तो पता नहीं, लेकिन हम लेकिन अफसर धुरंधर 3 जरूर ला सकता है। सो सो वो तो धुरंधर 3 तभी आएगा जब ऑडियंस की डिमांड होगी। बिल्कुल तो हमारे साथ यही फायदा है कि हमारी स्टोरी में दी एंड नहीं होता, राइट। बहुत अच्छा। है ना। तो हमारी स्टोरी में तो सर एपिसोड्स बनते चले जाएंगे, लेकिन टिकट्स कितने भाई हो रहे हैं हमारे यहाँ कमेंट से डिसाइड होता है।
सो मुझे तो लगता है सर बहुत सारे लोग ट्राई करने वाले हैं, मैं खुद भी ट्राई करने वाला हूँ दोनों ही स्ट्रेटजी को, ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद तो बहुत आ रही है, मन तो ऐसा कर रहा है कल को एक लगा दिया जाएगा अकाउंट इस पे, लेकिन अगेन रास्ता वही है कि पहले प्रैक्टिस, पहले टेस्टिंग और फिर उसके बाद मेरे हिसाब से ट्रेड। तो आई होप कि सर मुझे तो बहुत ही मजा आया और बहुत ही शानदार स्ट्रेटजीज लगी और मुझे लगता है कि व्यूअर्स के लिए इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती कि शुरुआत में उन्हें समझ में आए कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का डिफरेंस क्या है, क्यों वो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, क्यों ऑप्शन बाइंग आज के वक्त में ऑप्शन बन के रह गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ऑप्शन सेलर है वो ऑप्शन सेलिंग छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। आपका एज अगर ऑप्शन सेलिंग है आप उसी पर रहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ट्राई कीजिए दो स्ट्रेटजी। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन बाइंग को अपने अंदर बेहतर कैसे करा जा सकता है, ये दोनों स्ट्रेटजी हेल्प करने वाले। तो भाई जस्ट 2 स्ट्रेटजीज सर, हम 3 स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं। आप जमील जमाली जो आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी है वो यहाँ पर नहीं शेयर करी, लेकिन आप रिकॉर्ड करके हमें देने वाले हैं। सो वो हम दोनों देखेंगे आराम से बैठ के, और कुछ ना कुछ सस्पेंस हम आपके लिए यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वो आपका सस्पेंस पूरा का पूरा खुल जाएगा जब आप इस पूरे कोर्स को आराम से देखेंगे। एंड प्लीज मेक श्योर के पूरे कोर्स को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ये नहीं कि मैं एक एग्रेसिव ट्रेडर हूं या मैं कंजर्वेटिव हूं। अगर आप इस चीज को फिगर आउट कर पाए हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा कोर्स आपको इस चीज में हेल्प करने वाला है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। आपको जिसकी बातें सबसे ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे आप उस टाइप के ट्रेडर हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बड़े ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, बड़े ही पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ आप इस कोर्स को देखिएगा। आई एम वेरी 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 श्योर कि आपको इस पूरे कोर्स में मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू स्टॉक्स में, इंडेक्स में और बहुत सारी चीजों में आपको ये स्ट्रेटजी सीखने को मिलने वाली है। लेकिन फिर जैसा प्रियांक सर ने बोला है, उस चीज को ध्यान रखना है, किसी भी स्ट्रेटजी पे आंखें बंद करके विश्वास करने से अच्छा आप उसको पहले टेस्ट कीजिए। टेस्ट करके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि पैसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज्यादा पैसा कन्विक्शन से बनता है। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप पैसा बुक करने की, एज इन टारगेट बुक करने की आदत डालिए, बिकॉज द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। बाकी सब हवा होती है। इसीलिए जैसा कि डॉक्टर देवेंद्र ने बोला, जैसा कि मेरी स्ट्रेटजी में है, एंड आई एम वेरी श्योर जैसा प्रियांक सर भी अपनी स्ट्रेटजी में डिस्कस किया है उन्होंने कोर्स में, प्रॉफिट बुकिंग कहां पर करनी है, प्रॉफिट बुकिंग को छोड़ना नहीं है। आप प्रॉफिट बुक कीजिए और आई वुड से आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। और अगर आपके प्रॉफिट्स अच्छे रहते हैं, आई एम वेरी श्योर आप इस पूरे एपिसोड को आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपना फीडबैक, अपना कमेंट्स, अपने थॉट्स को, अपने रिव्यूज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और जमील जी की स्ट्रेटजी और बाकी हम दोनों की स्ट्रेटजीज आप इसको कोर्स में देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक दिया हुआ है, आप जाके कोर्स को आराम से देखिए। लेकिन मेक श्योर कि आप इस कोर्स को मोबाइल पे ना देखिएगा। आप इस कोर्स में जितनी स्ट्रेटजी की हुई है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इवेंचुअली आप जो प्रैक्टिस करेंगे आपको स्ट्रेटजी समझ में आएगी। अल्टीमेट एम ये है कि आप पैसा बनाएं, और पैसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, इन सारी चीजों से एक साथ आता है। तो आई एम श्योर आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। धुरंधर 3 के लिए हम रेडी हैं, आदित्य धर रेडी है। लेट अस सी आप रेडी है या नहीं है। इस वीडियो पे लाइक करके बताइए और कमेंट में बताइए। अगर आपको इसका 3rd एपिसोड चाहिए, जैसे आज हमने ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के कॉन्सेप्ट को कवर किया है, अगर आपको धुरंधर 3 चाहिए तो धुरंधर 3 लिखिए और साथ में लिखिए कौन सा कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच प्रियांक सर, थैंक यू सो मच देवेंद्र सर। हम दोबारा से मिलेंगे, अगर व्यूअर्स की डिमांड होगी तो हम तीनों दोबारा से इकट्ठे होंगे। एंड थैंक्स टू अपसेट फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। थैंक यू। ठीक है सर, बस सर जब आपने जमील बना दिया तो चलो फैंटा पिलाता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।